अच्छा, स्टार्ट करते हैं भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है भाई रिएक्ट। ज़ाहिर सी बात है, लास्ट क्लास के अंदर हमने सेटअप करके देख लिया था कि हम किस तरीके से अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में और भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी, जिसके अंदर हमने डॉम वगैरह से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें देखी थी। ठीक है। और पर्पस देख लिया था रिएक्ट का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो देखा जाए कि यार रिएक्ट का यूज़ क्यों करते हैं, तो रिएक्ट जो है वो हम यूज़र इंटरफेस बिल्ड करने के लिए बनाते हैं। और वो इंटरफेसेस कौन से होते हैं यार, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। तो हम रिएक्ट का इसलिए यूज़ करेंगे। अच्छा, आज की क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे आज। और डेप्थ से बात के थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखेंगे, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज की क्लास में भी बहुत कुछ होगा। ठीक है। अगर बात की जाए तो यार आज की क्लास में सबसे पहले क्या देखेंगे, हाउ रिएक्ट इज़ रेंडर्ड। मतलब जो भी हम यूआई वगैरह बनाएंगे तो वो किस तरीके से रेंडर की जाएगी, रिएक्ट किस तरीके से रेंडर करता है, ये चीज़। फिर स्ट्रिक्ट मोड होता है हमारे पास, और वो किस लिए काम में है और वो क्या होता है उसको भी देखेंगे। कंपोनेंट्स और फिर उसकी रीयूजेबिलिटी क्या होती है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज़ JSX, ऑलरेडी देखा हुआ है। JSX क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल वगैरह फिर से देख लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। स्टाइलिंग इन JSX तीन तरीके होते हैं हमारे पास। इनलाइन स्टाइलिंग होती है, CSS फाइल के थ्रू स्टाइलिंग होती है, कंडीशनल स्टाइलिंग होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे ताकि आप लोगों को सारे सिनेरियो पता चल जाएंगे यार कि हम किस किस तरीके से रिएक्ट के अंदर काम करते हैं। अच्छा, फिर हम लिस्ट को रेंडर करके देखेंगे कि यार एक मैप चला दिया और लिस्ट को हम किस तरीके से रेंडर कर सकते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग देख लेंगे इफ एल्स की हेल्प से। टर्नरी ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर की हेल्प से। इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो मुझे पता है तुम्हें काफ़ी आइडिया लग जाएगा। अभी तुम यही सोच रहे होगे कि यार सर ये क्या बता रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा। ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको हम आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश यही होगी हमारी आज की क्लास के अंदर कवर कर लें। अच्छा, टॉपिक नंबर क्या है भाई, 8 प्रॉप्स डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है। और फिर कुछ रिएक्ट फ्रैगमेंट होता है, उसको भी देख लेंगे। अच्छा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ज़्यादा लग रहे होंगे पर हैं बहुत छोटे छोटे और जल्दी कवर होने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो सिंपल यार, स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। रिएक्ट के किस तरीके से करते थे भाई, हमारे पास एक कमांड होती थी, और वो कमांड क्या थी भाई, npm create beat। ठीक है। तो रिएक्ट के फोल्डर में चलते हैं, और आज जो हमारा फोल्डर क्रिएट करना है उसको क्रिएट कर लेते हैं। क्या कमांड है भाई, npm create beat, और फिर मैं फटाफट एंटर करूँगा और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप सभी ने, हाँ कर सकते हैं @latest, पर मैं ज़्यादा npm create beat करूँगा, क्योंकि @latest के अंदर ना कोई अगर बग हुआ तो वो इसमें भी आ सकता है। मतलब कोई ब्लंडर अगर आ गया तो प्रोजेक्ट सेटअप करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मतलब npm create beat जो है ना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहेगा मेरे लिए। तो मैं इसका इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। मतलब @latest में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप @latest यूज़ कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। प्रोजेक्ट नेम बताऊँगा। आज क्या बना रहे हैं भाई, कंपोनेंट पढ़ेंगे। कंपोनेंट बेस्ड ऐप कर लेते हैं कुछ ना, कॉम बेस्ड ऐप। रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और नो, और फिर यस। तो कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर हमें हमारी ऐप, बिल्कुल जब भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो फिर तुम इसके बाद करना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो बहुत आसान हो गया है, बस 2-3 कमांड पे उसको बता दो किस तरीके से कर रहे हैं। पहले तो एक एक चीज़ बतानी पड़ती थी, वो खुद पूछता था, फिर लिखना भी पड़ता था। ठीक है। तो मैं इस फोल्डर के अंदर आके इसको कोड डॉट कर लेता हूँ। पैकेजेस पीछे होते रहेंगे डाउनलोड, और फिर ज़रा इसके कोड का रिव्यू करते हैं। जो चीज़ चाहिए वो रखेंगे, अदरवाइज़ रिमूव कर देंगे। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ से इसको हटा देते हैं। सिंपल यार, सारी फाइल्स को हमने रिव्यू किया था लास्ट क्लास के अंदर। रीड कॉन्फ़िग, रीडमी, पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जेसन। अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता कि यार ये क्या होती है, सिंपल क्या करना है भाई, यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पर, और फिर उसको जो है ना एक्सप्लोर कर लेना है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, सोर्स की हमारे पास डायरेक्टरी थी, और सोर्स के अंदर हमारे पास और भी कुछ फाइल्स होती थी, जैसे कि ऐप CSS, ऐप JSX, इंडेक्स JSS, इंडेक्स सॉरी CSS, मेन डॉट JSX। ठीक है। मेन JSX क्या थी यार, जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रेंडर की जाएगी। ठीक है। और फिर कौन सी एप्लीकेशन रेंडर की जा रही है, हमारी ऐप वाली फाइल रेंडर की जा रही है। ये देखो, ऐप JSX जो भी है मेरे पास, वो मेरी मेन JSX के अंदर रेंडर की जा रही है।
और वो किसके ऊपर रेंडर कर रहा है भाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसके अंदर जो है ना सारा अपेंड करा रहा होगा। ठीक है, उसके अंदर रेंडर कर रहा होगा। इंडेक्स डॉट सी एस एस है, अगर आपको चाहिए आप रखो, अदरवाइज़ बंद कर दो। ठीक है। मैं प्रोजेक्ट को पहले रन करना चाहूँगा और फिर सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बंद करूँगा ताकि तुम्हें सारा आइडिया होना शुरू हो जाए। मैं क्या बोलूँगा, एन पी एम रन डेव और जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट रेडी होगा, लोकल होस्ट 5174। ठीक है भाई, और फिर मैं यहाँ पर जाके इसको रन कर लेता हूँ। तो ये एक मेरा बेसिक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है यूजिंग वीट। और अगर मुझे इसकी सीएसएस चाहिए तो मैं सिंपल रखूँगा, अदरवाइज़ नहीं चाहिए तो हटा सकते हो। ठीक है भाई, हम अपना काम करेंगे, हमें किसी और की सीएसएस नहीं चाहिए, कोई मसला वाली बात नहीं, हमने हटा दी। ऐप जेएसएक्स के अंदर भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम रखो, अदरवाइज़ नहीं चाहिए तो तुम ये भी हटा दो। सिंपल, तुमने एक्सटेंशंस डाउनलोड कर ली होंगी जैसे मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा, होता क्या है इसके अंदर, एक सिंपल हमने फंक्शन बनाना होता है, क्योंकि रिएक्ट क्या है भाई, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। रिएक्ट के अंदर क्या हो रहा होता है भाई, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो रही होती है। तो सिंपल मुझे क्या करना है भाई, एक फंक्शन क्रिएट करना है। मान लो कि यार मैं ऐप का कर देता हूँ, क्योंकि मेरी फाइल भी ऐप से है और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी मैं क्या कर सकता हूँ, ऐप को कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा यार फंक्शन ऐप, और फिर मेरे पास एक फंक्शन इस तरीके से बनता था। और सिंपल इसके अंदर कुछ भी नहीं होता यार, एक रिटर्न करना होता है। रिटर्न के अंदर तुम कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। तुम्हारा दिल कर रहा है कि यार मैं जो है आज रिटर्न एक H1 टैग करना चाहता हूँ, और H1 टैग के अंदर हेलो रख के भेजना चाहता हूँ। और फिर ये क्या करेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेगा खुद को, और किसी भी नाम से क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा जहाँ भी इसको हम यूज़ कर रहे होंगे। तो फिर मेरी एप्लीकेशन के अंदर क्या आ रहा होगा भाई, सिंपल ऐप आ जाएगा हेलो। ठीक है, ऐप के अंदर मेरे पास क्या मिल रहा है, इस बार मुझे हेलो मिल रहा है, क्योंकि मैंने ही हेलो डाला है यहाँ से, और यहीं से रिटर्न करा दिया किसको, अपने फंक्शन को। तो सिंपल भाई, इतना सा काम होता है। बाकी हम जो है इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अभी के केस में क्या है भाई, इतना सा एक फंक्शन बनाना है और उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देना है, और फिर हम उसको कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट देखो, इंपोर्ट ऐप हो रहा है, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो रहा है, किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम अपने नाम से, चाचा के नाम से भी इंपोर्ट कर सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारी फाइल स्टिल वर्क करेगी। देखो, वर्किंग कर रही है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। वैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है यार, अच्छा नाम रखेंगे, नेमिंग कन्वेंशन को बहुत फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तुमने जैसे देखा कि यार ऐप इस तरीके से कॉल हो रहा है। फंक्शन को कॉल करने के ना हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमने ये जीएसएक्स में देखा कि यार ऐप, और फिर राउंड क्या ये राइट एंगल ब्रैकेट, और फिर हमारे कंपोनेंट का नाम, और फिर इसको क्लोज कर देना है। ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि यार तुम्हें अपना कंपोनेंट इस तरीके से कॉल करना है, तो तुम ऐसे भी कॉल कर सकते हो, आई थिंक। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये तब भी काम करेगा। ठीक है, तो दोनों जी ज़रूरी है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट जो है ना रिएक्ट की फाइल में कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल होगा, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा ना, तो ये समझेगा यार ये कोई टेक्स्ट है, और इसको ये मानेगा नहीं। ये देखो, ये टेक्स्ट समझ रहा है इसको, और ये इसको रेंडर कर रहा है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट है, इसको कैसे पता चलेगा जब तक ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, सिंपल ऐप जेएसएक्स में वापस आऊँगा, और तुम्हें पता है कि एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है कुछ, और इसकी बेसिक मैं क्या करूँगा, हमने एक स्निपेट के लिए कुछ डाउनलोड किया था, याद है, ES7 स्निपेट वगैरह की एक एक्सटेंशन डाउनलोड की थी। तो RAFCE करते थे, क्या मतलब है भाई, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैं यहाँ से एंटर करूँगा, तो इसने क्या किया भाई, इंपोर्ट रिएक्ट कर दिया, एक एरो फंक्शन बना के दे दिया, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी मेरे कंपोनेंट को कर दिया। अच्छा, इसको कैसे पता चला कि यार ऐप बनाना है, तो ये कैसे देख रहा है, अपनी फ़ाइल के नाम से देख रहा है। ठीक है, तो ये किससे देख रहा है भाई, अपनी फ़ाइल के नाम से, जो इसके फ़ाइल का नाम होगा वो कंपोनेंट बना देता है। क्लियर है भाई। अच्छा, तुमने ये देख लिया कि यार हम एप्लीकेशन किस तरीके से बना रहे हैं, और बेहतरीन काम हो गया, और हम इसके अंदर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये जितना भी काम किया, एक एप्लीकेशन का हमने कंपोनेंट बनाया है, मेन जेएसएक्स में जा रहा है, और किस तरीके से खुद ब खुद रेंडर हो रहा है। तो इसकी थोड़ी सी साइकी को समझते हैं, और फिर कुछ कोड लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख के रखे हैं टॉपिक्स, हाउ रिएक्ट इज़ रेंडर्ड। ठीक है, अभी तुमने देखा, सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया, और फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, कहाँ पर कॉल किया, अपनी मेन जेएसएक्स के अंदर। ठीक है, जब मेन जेएसएक्स मैंने उसको कॉल कर दिया, तो फिर क्या होगा भाई,
उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। क्या है, सबसे पहले फंक्शन कंपोनेंट कॉल होगा, और फिर जो है हमारे पास GSX रिटर्न करेगा। कौन रिटर्न करेगा? हमारा फंक्शन GSX रिटर्न करता है। ठीक है, जब GSX रिटर्न कर देगा, जाहिर सी बात है एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा था, और हम रिएक्ट के अंदर क्या रिटर्न करवा रहे थे? GSX रिटर्न करवा रहे थे। ओके, फिर क्या आता है कि यार हमारे पास ना एक क्रिएट एलिमेंट होता है। क्या होता है भाई? क्रिएट एलिमेंट होता है, और फिर उसके बिहाफ पर जो ना उसके अंदर UI रेंडर की जाती है। क्रिएट एलिमेंट होगा, फिर क्या होगा भाई? फंक्शन कॉल होता है, GSX रिटर्न होता है, क्रिएट एलिमेंट होगा। देन क्या कहते हैं, हमारे पास जो है स्टेट्स होती हैं। ठीक है, उसकी बेस पर हम क्या करते हैं, UI का पार्ट जो भी अपडेट होता है उसके अंदर रेंडर कराते हैं। मेन चीज़ क्या है भाई? सबसे पहले फंक्शन कॉल, GSX रिटर्न होगा, फिर क्रिएट एलिमेंट होगा, फिर हमारे पास एक वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है। ठीक है, फिर हमारे पास एक वर्चुअल डॉम क्रिएट होगा। वर्चुअल डॉम मैं बता दूंगा क्या है। और फिर वर्चुअल डॉम के अंदर जो चीज़ रेंडर होती है ना, जो चीज़ रेंडर हुई है वो सिर्फ वो चीज़ रेंडर होती है स्टेट अपडेट होने पर रेंडर होती है। सही है, स्टेट अपडेट होने पर रेंडर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है भाई, जब भी रिएक्ट रेंडर कर रहा होता है किसी भी कंपोनेंट को, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है भाई? फंक्शन कॉल होगा, GSX रिटर्न होगा, क्रिएट एलिमेंट होगा, क्रिएट एलिमेंट के बाद एक वर्चुअल डॉम बनता है, रेंडर होता है स्टेट अपडेट पे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने मिस कर दी, वो रेंडर किसकी बेस पर होगा? आपका रियल डॉम, आपका रियल डॉम और वर्चुअल डॉम को कंपेयर करके, वर्चुअल डॉम को कंपेयर करके रेंडर करेगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डिफिंग का। ठीक है, डिफिंग क्या करता है? रियल डॉम और वर्चुअल डॉम को आपस में कंपेयर करता है, और जो भी पार्ट अपडेट होता है ना सिर्फ उसको रेंडर करता है, और अपडेट जो पार्ट होता है ना वो स्टेट की बेस पर होता है। ठीक है, सही है। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है और उससे रिलेटेड हम थ्योरी की तरफ चले गए, पर यही होता है एट द एंड। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे ना तो हमें समझ नहीं आएगा कि यार किस तरीके से काम हो रहा है, पर रिएक्ट जो है ना इसी तरीके से रेंडर करता है अपने आप को, कि यार हमने एक कंपोनेंट बनाया है, देखो ऐप, ऐप को यहाँ पर कॉल किया तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा भाई, मेरे पास GSX रिटर्न हो रहा होगा। GSX जब रिटर्न होगा तो एक वर्चुअल डॉम क्रिएट होगा, और फिर वर्चुअल डॉम क्रिएट होने के बाद वो देखेगा कि यार हमारे पास रियल डॉम और वर्चुअल डॉम के अंदर क्या डिफरेंस है। मतलब अगर बात की जाए कि यार एक पुराने वाले डॉम के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये क्या दिख रहा है भाई? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है भाई, हमारे पास एक कंपोनेंट कॉल हो रहा है ऐप का, और वो इसकी बेस पर दिखा रहा है। अगर ये पुराना जो डॉम है, ये जो पुराना डॉम है, यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ अपडेट होती है इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, स्टेट की हेल्प पे या किसी भी, अभी कैसे समझ लो कि यार यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये नया नाम आ गया, मतलब एक जो पुराना जिसमें आप लिखा हुआ था, अब ये जो हसन लिखा हुआ है, तो ये पूरा पेज रेंडर रीलोड नहीं हुआ होगा, सिर्फ कितना पार्ट रीलोड हुआ होगा? ये हसन वाला पार्ट। ठीक है, क्यों रेंडर हुआ होगा? क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक सैली ड्रॉ पर लेके चलता हूँ ताकि मैं तुम्हें समझा सकूँ। हम्म, ठीक है, अ, हो सकता है मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के भी रखा हुआ हो। देखो ये बना के रखा हुआ है। हमारे पास क्या भाई, एक रियल डॉम है, और फिर हमारे पास एक क्या है, वर्चुअल डॉम है। तो टेंशन नहीं लो यार, ये वर्चुअल डॉम सर समझ नहीं आ रहा, पर मैं बता दूंगा वर्चुअल डॉम क्या होता है। सिंपल इसको ये समझो, वर्चुअल डॉम रियल डॉम की एक लाइट वेट कॉपी होता है। ठीक है, मतलब एक डुप्लीकेट होता है किसका? रियल डॉम का। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्या है भाई, फंक्शन कॉल है, GSX रिटर्न होगा, GSX कन्वर्ट होगा, रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट हो गया, रिएक्ट वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, ओके कर दिया। वर्चुअल डॉम क्या होता है भाई? वर्चुअल डॉम रियल डॉम की एक लाइट वेट कॉपी होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, ओनली पार्ट चेंज होता है जो अपडेट होता है। मतलब अगर इसके अंदर यहाँ पर पुरानी चीज़ ये लिखी हुई थी और ये बढ़कर इतनी बड़ी हो गई, तो अपडेट क्या होगा? ये पुराना वाला डॉम और ये नया वाला वर्चुअल डॉम, मतलब इस रियल डॉम की एक कॉपी जो है, इन दोनों को ये आपस में क्या करेगा? कंपेयर करेगा। क्या करेगा भाई? कंपेयर करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफिंग कहते हैं। किसको हम क्या कहते हैं भाई? डिफिंग। जो चीज़ अपडेट हो गई, जो चीज़ अपडेटेड है, जैसे कि इसमें ये छोटा था, इसमें ये क्या था? बड़ा था। तो जो चीज़ अपडेटेड हो गई है, सिर्फ उस जगह पर क्या होगा भाई? चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना, मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन को यहाँ पर खोल के रखता हूँ,
और VS कोड को क्या करता हूँ, यहाँ साइड में ले जाता हूँ। ठीक है, मान लो कि यार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एहसन कर रहा हूँ इसको, तो तुम देखो यहाँ पर रीलोड नहीं हुआ। यहाँ पर वाले आइकन पे ज़रा फोकस करना, तो यहाँ पर रीलोड नहीं होगा। सिर्फ कितना पार्ट चेंज हो रहा है, जो मैंने अपडेट किया। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि यार आप क्या करो, यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाओ, पैराग्राफ बनाने के बाद उसके अंदर शकूर लिख दो। क्या लिख दो भाई? शकूर। तो तुम देखो ये पेज पूरा रीलोड नहीं हुआ, पूरा डॉम रीलोड नहीं हुआ। क्या एलिमेंट रीलोड हुआ है? जहाँ पर UI में अपडेट हुआ है, जहाँ पर चेंजेस हुई है, वो जगह जो है ना अपडेट की गई है। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया कि यार डॉम क्या है, वर्चुअल डॉम क्या है। वैसे डॉम का तो तुम्हें ऑलरेडी पता था, वर्चुअल डॉम का थोड़ा समझ आया कि यार एक लाइट वेट कॉपी होगी रियल डॉम की, और उसको क्या करता है, आपस में कंपेयर करता है, और इसके इस पे हमारे को UI रेंडर करता है। जी। किसको? जी रही ना, मेन पे index.html बनी भी तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसको देखो सिंगल पेज एप्लीकेशन बन जाएगी ना। अब जितना भी काम कर रहे हैं समझ लो हम इस index.html के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी अच्छी एग्जांपल करते हैं और काम करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि यार हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। व्हाट इज़ स्ट्रिक्ट मोड? स्ट्रिक्ट मोड के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है भाई? सिंपल, कुछ भी नहीं करता। देखा जाए तो इसका छोटा सा काम है, डेप्रिकेटेड कोड जो होता है ना, जो अब इस्तेमाल नहीं होता, डेप्रिकेटेड कोड अगर आप लिखते हो ना, तो उसके अंदर आपको वार्न करता है। ठीक है, पर्पस क्या है भाई? पर्पस ये है कि यार आप जो है ना इसको क्लीन कोड लिख सको। पर्पस क्या है भाई? क्लीन कोड लिखना। ठीक है, और कहाँ यूज़ होता है? डेवलपमेंट में यूज़ होता है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में यूज़ होता है। डेवलपमेंट टूल कह सकते हो, डेवलपमेंट टूल है। ठीक है, और क्या है भाई? डेप्रिकेटेड कोड लिखने में वार्न करता है, कोड क्लीन कोड लिखने की इजाज़त देता है, बहुत अच्छे से करने देता है। डेवलपमेंट टूल है। अच्छा, डेवलपमेंट जब टूल में हम काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैंने स्ट्रिक्ट मोड लगाया हुआ है, तो ये क्या करता है? डबल रेंडर करता है। क्या करता है भाई? डबल रेंडर करता है। ठीक हो गया। तो अगर तुम देखोगे ना सर ये बार बार दो दो दफ़ा क्यों रेंडर कर रहा है, तो वो किसकी वजह से करेगा? स्ट्रिक्ट मोड की वजह से करेगा। अभी मैं स्ट्रिक्ट मोड हटाऊंगा नहीं, जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यार दो दफ़ा रेंडर कर रहा है, तो इस बार मैं हटाने वाला हूँ, और तुम पे फिर उसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट मोड कहाँ लिखा हुआ है भाई? मेन JSX में लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर तुम्हें हटाना है तो तुम हटा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल ये ऐप भी तुम रख सकते हो। लास्ट क्लास के अंदर मैंने हटाया था, पर अगर तुम रखना चाहते हो तो तुम रख सकते हो, अदरवाइज हटा दो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आ, तीसरा टॉपिक है कंपोनेंट एंड रीयूजेबिलिटी। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। कंपोनेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। कंपोनेंट, कंपोनेंट्स यार हमारे पास ना UI का पीस ऑफ कोड होता है, UI का पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है, और हम उस UI को ना मल्टीपल जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम देखो अभी तक हमने HTML के अंदर एक नैवर बनाया, फुटर बनाया, और वो जो कोड था ना, उस कोड को हमें कॉपी करके दूसरी फाइल के अंदर लाना पड़ता था। उस कोड को हमें दूसरी, जैसे मान लो कि यार ये मैंने कोड किया है, अगर मुझे इस कोड को दूसरे वाले फंक्शन के अंदर यूज़ करना है, तो फिर मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा, और फिर मैं उसको वहाँ पर जाके पेस्ट करूँगा। तो हम जो है ना अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर क्या बनाते हैं, मैंने आपको बताया था रिएक्ट जो है ना कंपोनेंट बेस चलती है। ठीक है, कंपोनेंट बेस से मुराद ये कि यार आप जो है ना, आप एक नैव बार का कंपोनेंट बना दोगे। देखा जाए तो अगर मैं फेसबुक की तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैं तुम्हें फेसबुक की एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पर तुम देखो कि यार एक सर्च बार है। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक लेफ्ट बार है, और यहाँ पर एक अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट का सेक्शन है, राइट बार है। ठीक है, तो एट द एंड क्या हो रहा है, इन्होंने क्या बनाया होगा, तुम देखो यहाँ पर रीयूजेबिलिटी नज़र आ रही है। मैंने याद है हमने जब HTML से फेसबुक बनाई थी, HTML CSS से, तो हमने एक कंपोनेंट बनाया था, फिर बाकी कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि ये दोनों तीनों जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर कॉलम्स, ये सारे क्या भाई सिमिलर हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यार, एक पीस ऑफ कोड बनाते हैं और फिर उसको रीयूज़ करते हैं। रीयूज़, अब सवाल ये आता है कि सर हम रीयूज़ तो कर लेंगे, पर इसके अंदर हम डेटा कैसे पास करेंगे? वो थोड़ा सा आगे की चीज़ है, मतलब अभी ही पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर कि यार प्रॉप्स किस तरीके से जाते हैं कंपोनेंट के अंदर, और फिर किस तरीके से हम डेटा को रेंडर करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। तो अगर तुम यहाँ पर देखो, एक आइकन ये होम का है, यहाँ पर रील का आइकन है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो मतलब UI ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है। अगर ये मैं एक कंपोनेंट बना दूं और फिर इसको वापस से कंपोनेंट कॉल कर दूं, और इसका एक पैरेंट बना के क्या कर दूं,
कार्ड पेरेंट और उसको डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूं और अलाइन आइटम सेंटर कर दूं और इसको कोई ना कोई विथ पकड़ा दूं, तो मतलब मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। मैं एक ये बनाऊंगा और फिर मैं उस कंपोनेंट को क्या कर सकता हूँ भाई, रीयूज कर सकता हूँ। अगर तुम यहाँ पर देखो ये भी सेम लग रहा है भाई, ये भी सेम लग रहा है, क्या है भाई, आइकन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट के अंदर कितने सारे फ्रेंड्स हैं, सिर्फ क्या हो रहा है भाई, कोई ऑनलाइन है तो ऑनलाइन की बेस पर दिखा दो, कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है, सही है, यूआई की बेस पर कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है यूआई के अंदर, सही है। अगर देखा जाए तो फेसबुक वालों ने क्या किया होगा भाई, एक कंपोनेंट बनाया होगा कार्ड का, ये देखो क्या बनाया होगा भाई, कंपोनेंट बनाया होगा कार्ड का, और हर बंदे के लिए सेम कार्ड नज़र आ रहा है, हर बंदे के लिए सेम कार्ड नज़र आ रहा है, समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कंपोनेंट बनते कैसे हैं इसको देख लेते हैं। सिंपल होगा यार कि मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं एक कंपोनेंट बनाऊँ और कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, मैंने कहा यार एक पैराग्राफ है जिसके अंदर मैं अपना नाम लिखूंगा, मोहम्मद हसन, ठीक है भाई, और फिर नीचे जो है ना अपनी एक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, पैराग्राफ नहीं, यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक H1 ले लेते हैं ताकि वो हेडिंग नुमा नज़र आए, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ गया, रैंडम लॉरम कुछ भी लिख लेते हैं, लॉरम 30, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, एक कंपोनेंट आ गया। मान लो कंपोनेंट को हम कहीं एक जगह पर ले जाके रख सकते हैं एज अ फंक्शन बना के। देखा जाए अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया भाई, एक यूआई बना दी जिसके अंदर मैंने क्या लिया, एक हेडिंग लिया और फिर वहाँ पर एक मैंने पैराग्राफ लिया है, ठीक है। कंपोनेंट कैसे बनता है भाई, सिंपल, यही ब्लॉक ऑफ कोड होगा और मैं इसको एक फंक्शन बना दूंगा और फंक्शन को क्या करूँगा, HTML रिटर्न करा दूंगा, JSX रिटर्न करा दूंगा और फिर यहाँ पर उसका यूज़ केस कर लूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अगर मुझे यही सेम काम दोबारा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ता है भाई, इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक बात याद रख लो कि हम जो है ना एक कंपोनेंट के अंदर मतलब एक फंक्शन के अंदर भी क्या करते थे, एक वक्त में एक ही रिटर्न होता था, सही है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो एक रिटर्न होगा, ये नहीं कि यार तुमने जो है ना एक रिटर्न लगाया, जैसे कि मैं बोलता हूँ एक फंक्शन है तो हमारे पास ABC और फिर यहाँ पर अगर ट्रू है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न और कांस्टेंट, सही, रिटर्न कर दो क्या भाई, ये सही है। अगर मान लो ये कुछ रिटर्न कर भी रहा है तो क्या तुम उसके बराबर में ऐसे एक और रिटर्न लगा के कुछ कर सकते हो, तो दो दो रिटर्न तो तुम नहीं कर सकते, इतना तो तुम्हें भी पता है क्योंकि तुम अभी अभी जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हो। कंपोनेंट क्या होगा भाई, यूआई का कोई पीस ऑफ कोड होगा, ठीक है, जो क्या करता है कंपोनेंट ना, JSX रिटर्न करता है, कंपोनेंट क्या करता है, JSX रिटर्न करता है। तो इसीलिए मुझे हमेशा इसको एक जी बिल्कुल हो जाएगा, सही। अभी हम करते हैं ना, हम एक बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए आगे काम करते हैं, सही है। मैं क्या बोलूँगा कि यार मुझे जो है ना एक HTML का ना टैग डाल के दे दो, वो भी कौन सा, एम्प्टी टैग डाल के दे दो। अच्छा, इसको हम बोलते हैं क्या है, अभी आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं भाई, फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट होता है, हाँ आई थिंक फ्रैगमेंट होता है। ये कौन से फ्रैगमेंट है भाई, रिएक्ट के फ्रैगमेंट है, क्लियर है। और इस फ्रैगमेंट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, अपना कोड रख देता हूँ। अब अगर मुझे इस कोड को कॉपी पेस्ट करना होगा तो मैं आराम सुकून से कर सकता हूँ। अब देखा जाए तो मैंने तीन कार्ड बना दिए अपने, तीन कार्ड बना दिए, जो क्या करता है भाई, कुछ ना कुछ डेटा प्रिंट करता है, समझ आई। अच्छा, इसके पीछे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कुछ स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ, वो भी करते हैं। मेन चीज़ क्या है, मैंने कुछ कार्ड बनाया और फिर उसकी बेस पर मैंने काम कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं यार, इसको हाथों हाथ ना स्टाइल भी करते हैं ताकि हम जो है ना इसको और अच्छे से देख सकें। मैं बोलता हूँ यार मेरे पास एक क्लास होगी। अच्छा, हम HTML के अंदर ना सिर्फ क्लास लिखते थे, रिएक्ट के अंदर आप क्या लिखोगे भाई, क्लास नेम लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको क्लास बता दूंगा कि यार कार्ड, कार्ड, ठीक है, ये कार्ड हो गया। और कार्ड के अंदर जाके मैं कुछ ना कुछ स्टाइल कर लूँगा। मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास एक कार्ड है, कार्ड का आप बैकग्राउंड कलर क्या ले लो, रेडिश कुछ ले लो, ठीक है, रेडिश इतना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसको ना लाइट डार्क शेड में ले जाते हैं, थोड़ा सा डार्क ले लो। बाकी जो इसका कलर होगा ना, इसका जो कलर है इसका क्या कर देना, वाइट कर देना, वाइट नहीं, वाइट स्मोक कुछ, अगर अच्छा सा कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अभी ये ना अप्लाई होते हुए तुम्हें नज़र नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस पे तुमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। लास्ट क्लास में तुमने सवाल किया था आयान
कि सर हम इसमें इंपोर्ट कैसे करेंगे JSX के अंदर। तो अभी गौर से देखना कि यार किस तरीके से करते हैं। मैं फाइल की जो ना पाथ बता दूंगा कि यार मैं इसको कहाँ से कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ कहाँ से भाई, स्लैश डॉट स्लैश जहाँ ऐप JSX पड़ी है ना, जहाँ ऐप JSX पड़ी है वहीं मेरी क्या है भाई, ऐप डॉट CSS है। तो ऐप डॉट CSS का तुम्हें सजेशन नहीं आएगा, पर तुम घबराना नहीं कि यार सर आपने ये कहाँ से लिया है। ठीक है, जहाँ ऐप JSX पड़ी है ना, मतलब रूट पर पड़ी हुई है, SRC के अंदर, SRC के अंदर पड़ी हुई है, फोल्डर के अंदर ऐप JSX, और उसके अंदर मेरे पास क्या है भाई, ऐप JSX की फाइल है। ओके, और मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, अपनी मेन JSX के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ। कहाँ इंपोर्ट कर रहा हूँ भाई, मेन JSX में। मुझे पता है कि यार ऐप वाला कंपोनेंट कहाँ पर रेंडर हो रहा है, आके मेन JSX में। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँ, एक ही बात है। अगर मैं ऐप JSX के अंदर इंपोर्ट करूँ, एक ही बात है। समझ आ गई? तो मैंने क्या कर दिया भाई, मेन JSX के अंदर ही इंपोर्ट कर लिया। क्लियर है? अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो इसके पीछे एक कलर आ चुका है। ठीक है, कलर कैसे आया, क्योंकि कलर हमने ही दिया। ठीक है, जब कलर आ गया और इसका कलर टेक्स्ट कलर भी हमने बता दिया कि यार कुछ इस तरीके से कर लेना, तो इसने अप्लाई कर दिया। तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके जा सकता हूँ क्या? इंडेक्स डॉट सी एस एस, ऐप CSS जी। हाँ, वो मैंने 2 कमेंट कर दिए ना। कोई किसी सवाल पूछ रहा है? ठीक है। अच्छा देखो, कोई ना कोई कलर आ रहा है मेरे पास, और फिर कलर की टेंशन क्या लेनी यार। मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा स्टाइल भी कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं बोलूँ यार मैं पैडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, पैडिंग कितनी दे रहा हूँ, 20 पिक्सल दे रहा हूँ चारों तरफ से, बहुत ज़्यादा हो जाएगी मुझे पता है। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस भी दे सकता हूँ, और बोल दूँ कि यार आप जो है ना तकरीबन 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस ले लो, और ये थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी लेके बैठ गया। ठीक है, तो एक हमने बेसिक सा कार्ड बनाया, और हमने जो है ना उसको अपनी UI के अंदर शो करा दिया। ठीक है। अगर तुम देखो, मुझे सिंपल क्या करना है, सब पे जाके कार्ड की क्लास लगाना होगा, से कार्ड की क्लास को लगाना होगा। अगर यही काम मुझे करना होता तो मैं रिएक्ट का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, मैं रिएक्ट का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, खुद से सोचने वाली बात है। रिएक्ट क्या बोलता है यार, मैं कंपोनेंट बेस्ड चलूंगा, और तुम जो ना कोड को रीयूज़ करना सीखो, कोड को रीयूज़ करना सीखो। ठीक है, तो अगर मुझे ये 3 कार्ड इस तरीके से ही शो कराने होते तो फिर मुझे रिएक्ट का यूज़ करने का फ़ायदा। ठीक है, तो बिल्कुल बेकार हो गया ना रिएक्ट में अगर इस तरीके से लिखूंगा। तो हम क्या करते हैं भाई, सिंपल इन 2 कंपोनेंट को यहाँ से डिलीट करते हैं, और फिर इस कंपोनेंट को कॉपी करते हैं, और फिर हमारे पास SRC के अंदर एक डायरेक्टरी बनाते हैं, किसकी भाई, कंपोनेंट्स की। SRC के अंदर डायरेक्टरी मतलब फोल्डर बनाया किसका भाई, कंपोनेंट का। और ये मेरा क्या था भाई, एक कार्ड था। तो मैं बोलूँगा भाई मेरी एक फाइल है कौन सी, कार्ड डॉट JSX, और आप क्या करो, एक रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दो। ठीक है, और वो जो कार्ड की UI होगी वो मैं आपको दे रहा हूँ, वो कार्ड की UI मैंने आपको दे दी। अभी तुमने रिसेंट सीखा है कि यार फंक्शन किस तरीके से कॉल होते हैं, 2 तरीके से कॉल होते हैं। कितने तरीके से कॉल होते हैं भाई, 2 तरीके से। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कार्ड को इंपोर्ट करूँ, कार्ड को इंपोर्ट करूं, और फिर उसको कॉल कर दूं। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक कार्ड कॉल होके यहाँ पर विजिबल हो रहा है ऐप के अंदर। मैंने कहा 3 कार्ड मुझे चाहिए, तो मेरे पास 3 कार्ड आ गए। एक तरीकेकार ये था। हाँ कर सकते हैं ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इम्पोर्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्ड, हाँ अभी करेंगे बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, एक तो तरीका हमारे पास क्या भाई, कंपोनेंट इस तरीके से कॉल करने का। दूसरा तरीका कार क्या था, राइट एंगल ब्रैकेट कार्ड, और फिर इसको क्लोज कर दो, सेल्फ क्लोज कर दो। ये क्या होता है भाई, सेल्फ क्लोज होता है। ठीक है, तो ये कार्ड इस तरीके से मेरे पास शो हो जाएगा। मुझे 3 कार्ड चाहिए, मैं 3 ले लूँ। अगर मुझे 6 कार्ड चाहिए तो मैं 6 कार्ड ले लूँ। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से क्या हो गया, मेरा कोड रीयूजेबल हो गया, और एक जगह मैंने कोड को बनाया और 6 दफ़ा इसका यूज़ कर लिया। अगर सेम मुझे कॉपी लेनी होती तो मेरा कितना कोड बड़ा हो जाता, काफ़ी मेरा कोड। HTML फाइल में देखो, इससे हमें देखो मेरी बात सुनो। हाँ, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ना हम मेन JSX छेड़ेंगे, ना हम इंडेक्स डॉट HTML छेड़ेंगे। हमारा मेन काम क्या होगा भाई, ऐप के अंदर होगा, और ऐप जो है ना इसके अंदर रेंडर हो रही होगी, ऐप इसके अंदर रेंडर हो रही होगी। ये तो
जैसे ये ऐप रेंडर हो रहा है तो हम ऐप की जगह पे कोई और फंक्शन भी तो रेंडर करवा सकते हैं ना, हाँ ना, बिल्कुल करा सक ये नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सारे करा सकते हो, मेन के अंदर भी करा सकते हो। ठीक है, मेन के अंदर भी बहुत सारे करा सकते हो, पर मेन के अंदर ऐप रेंडर होती है। ऐप के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सही है। ऐप के अंदर ये नहीं होगा कि यार तुमने जो है ना, मान लो तुम्हारे पास मल्टीपल चीज़ें क्या हो सकती हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं कमेंट करके रख दूंगा, हेडर ऐप होगा। के अंदर मल्टीपल फंक्शन वगैरह कॉल। हाँ बिल्कुल। पर ज़रूरी नहीं है कि ऐप के अंदर हो, हम आगे पेजेस भी बनाते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज़ होगी। ठीक है, हेडर आएगा, कार्ड आ जाएंगे, फिर यहाँ पर फुटर आ सकता है, तो इस तरीके के बहुत सारे कंपोनेंट हम कॉल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब हम एक अच्छी यूआई बनाना शुरू करेंगे तो तुम्हें काफ़ी आइडिया लग जाएगा इसका। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया यार, बहुत सारे कार्ड को कॉल करके देख लिया था, तो तुम्हें एक समझ आ गई कि यार कंपोनेंट का बेसिक यूज़ क्या होगा। एक हम कंपोनेंट बनाएंगे और उसका यूज़ उसको बार बार कॉल करके यूज़ कर लेंगे। क्लियर है भाई? कंपोनेंट समझ आया, और उसकी रीयूजेबिलिटी समझ आई कि यार किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, और फिर हम इसको किस तरीके से कॉल कर लेंगे। अगर किसी को नहीं समझ आया तो भाई वो सवाल पूछ सकता है कि यार हाँ मुझे सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वो ज़रा सा समझा जाए। मेरे पास ना एक एक्सटेंशन डाउनलोड होनी चाहिए, ES7 कुछ था, ES7 स्निपेट ना। हाँ, ES7 रिएक्ट था, सिंपल रिएक्ट स्निपेट था, कुछ इस तरीके से ना। तो मैंने आप लोगों को पिक्चर्स वगैरह भी भेजी थी, सिंपल रिएक्ट स्निपेट। ठीक है। और इसके लिए आप क्या करते हो भाई, RAFCE, RAFCE। ठीक है भाई। इसका क्या मतलब है? आर का मतलब है रिएक्ट, ए का मतलब है एरो, एफ का मतलब है फंक्शन। सही है। सी ई का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कुछ है। ठीक है। सी का क्या मतलब है? रिएक्ट एरो फंक्शन। ठीक है। फंक्शन का हो सकता है सी इसमें हो, एक्सपोर्ट का आ रहा हो। ठीक है, ये सीन है। इसकी फुल मीनिंग क्या है भाई? रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट बना के देख लिया। इसी तरीके से अपन क्या करते हैं यार, एक हेडर का भी बना लेते हैं। एक हेडर बना लेते हैं। हेडर क्या, नैव बार बनाते हैं। ठीक है भाई। और नैव बार डॉट JSX बनाते हैं, और मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक सर सर ये CSS कहाँ लिखेंगे इनकी फिर? जैसे कार्ड कार्ड CSS ऐप तो CSS में लिख स्टाइलिंग करना ऐप CSS में लिख रहा हूँ मैं एक तो, या फिर मैं इसकी एक अलग से फाइल बना के लिख सकता हूँ। ठीक है। इसकी कार्ड की। कार्ड की नहीं, मतलब नहीं, जब हमने कार्ड नेवर बनाए इसकी मतलब स्टाइलिंग करेंगे ना, वो कहाँ लिखेंगे फिर? अलग से बनाएंगे क्या? हाँ बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे ऐप CSS बनी हुई है, मैं यहीं पर आऊँ, मैं बोलूँ यार मुझे एक और CSS बनानी है, मैंने कहा SRC के अंदर आऊँगा, और फिर मैं यहाँ पे बोलूँगा कार्ड डॉट CSS। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना, इस तरीके की फाइल्स बना सकता हूँ। पर मेन चीज़ क्या होगी यार अभी, मैं आपको टेलविंड सिखाऊंगा किस तरीके से टेलविंड यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से हमारा मैक्सिमम काम उसी में हो जाएगा। हम बहुत कम यूज़ करते हैं इस तरीके की CSS ना, यहाँ पर खुद से लिखना। यूटिलिटी क्लासेस का यूज़ करते हैं और काफ़ी काम हो जाता है। तो अभी पहले हम खुद से लिखना सीख लेते हैं कि यार ऐप CSS में किस तरीके से काम हो रहा है, और फिर हम नैव बार को किस तरीके से स्टाइल कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है। फाइल्स जहाँ आपको बनाना है चाहो बना सकते हो, पर एक स्टैंडर्ड फॉलो करना। ठीक है। आप यहाँ पर एक स्टाइल की, जैसे मैंने कंपोनेंट बनाया ना, आप यहाँ पर एक स्टाइल की भी डायरेक्टरी बना सकते हो, स्टाइल। सही है, इसके अंदर आपने सारी स्टाइल्स वाली फाइल बना दी। मतलब यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि यार आप क्या कर रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर नैव बार बनाया। नैव बार थोड़ा सा एक डिज़ाइन करते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास एक नैव होगा, नैव के अंदर एक मेरे पास लोगो होना चाहिए, और मेरे पास एक बटन होना चाहिए, और बीच के अंदर क्या होने चाहिए, कुछ होम अबाउट और इस तरीके की कुछ चीज़ें। तो मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास 3 डिव हैं, और पहले डिव में क्या आ गई भाई, मेरे पास एक इमेज आ जाएगी। दूसरे डिव के अंदर मेरे पास यूएल, यूएल के अंदर LI होगा, और LI कितने होंगे भाई, मेरे पास 3 होंगे। इसमें चलेगा ये? हाँ चल रहा है। ठीक है। तो ये हो गया, और फिर मेरे पास तीसरी चीज़ क्या होगी, एक बटन होगा। ठीक है, बटन क्या होगा भाई, कुछ भी हो सकता है, रैंडम लिख देता हूँ, या फिर कुछ भी साइन अप लिख देते हैं। ठीक है, काफ़ी होगा। मैं क्या बोलूँगा भाई, मेरे पास एक नैव बार आएगा। ऐप CSS में जाऊँगा, बोलूँगा भाई मेरे पास एक नैव का टैग है। नैव का टैग क्या रखता है भाई, अपने पास पैडिंग रखता है कितनी भाई, 8 पिक्सल कुछ देख लेते हैं करके। और मैंने 8 पिक्सल यहाँ से पैडिंग पहुँचा दी चारों तरफ। अच्छा, ऐप JSX में मुझे इस फंक्शन को अपने कॉल करना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें बताया था, हेडर हेडर नैव बार का मैंने फंक्शन बना दिया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर नैव बार के फंक्शन को कॉल करूँगा। जैसे ही नैव बार
लिखता हूँ तो मुझे सजेशन आ जाता है और मैं एंटर करूँगा तो मेरा वो इंपोर्ट भी हो चुका होगा। अच्छा, अब मैंने जो भी नैवबार में लिखा है वो मुझे यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन में नज़र आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हें नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, फिर नैवबार जब मैंने नैवबार बना लिया तो नैवबार का मेरा स्टाइलिंग का वाला काम भी रहता था। तो मैंने नैवबार बनाया 8 पिक्सल की, वो दे देते हैं जी। किसका? हाँ, तो मसला नहीं है ना, बैकग्राउंड कलर लगा देंगे, कोई इशू थोड़ी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें यार, क्या कह रहे हो। सही है। बैकग्राउंड कलर आ गया, पैडिंग आ गई, जस्टिफाई कंटेंट से पहले डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। ठीक है भाई, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन आ जाएगा। इवनली इवनली दे देते हैं भाई, मार्केट की डिमांड है। और क्या है भाई, और क्या भाई, जल्दी जल्दी बताओ। अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर। हाइट दे देते हैं कितनी भाई, 50 पिक्सल्स। और बॉर्डर रेडियस भी पकड़ा देते हैं अपने, बॉर्डर रेडियस तो बुरा लगेगा खैर। बिट भी दे दे 100%। सही है। और मैं इसको क्या करता हूँ, चारों तरफ से रूट पर जाके M0P0। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। क्लियर है भाई, तो ये मेरा nav बार रेडी है। अच्छा, मुझे एक लोगो चाहिए होगा, तो लोगो की कहाँ पर पड़ा हुआ है, एसेट्स में, ये वाला। ठीक है, ये उठा लेते हैं। मैं क्या बोलूँगा यार, nav बार है मेरे पास, nav बार के बाहर आप निकलो ज़रा सा, और ज़रा सा बाहर निकलो। मैंने कहा यार मेरे पास एक एसेट्स है, एक मेरे पास फोल्डर है। अच्छा, फोल्डर से बाहर निकलने के लिए डबल डॉट और हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश होता था, एसेट्स। और फिर उसके अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ भाई, इसका नाम उठा लेते हैं, रिएक्ट एसवीजी। ठीक है भाई, तो यहीं से इसका यूज़ कर लेते हैं, कहाँ पर, नैव बार में। देखते हैं भाई आया नहीं आया। नहीं आया एसवीजी, क्यों नहीं आया भाई, यहाँ पर तो शो कर रहा है पर वहाँ शो नहीं कर रहा। ऑल्टरनेट में यहाँ पर डालता हूँ लोगो, यहाँ पर देखो मुझे शो कर रहा है पर वहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहा। सर एसेट्स के बाद भी शायद एक डॉट आएगा। अच्छा, यहाँ पर नहीं आ रहा, एसेट्स के बाद भी क्या आएगा, डॉट यहाँ पे। नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पर मुझे लोगो मिल रहा है ना, मैं सही लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ तो सर फिर। ये डबल डॉट लगाए ना आपने, उसको छोड़ना है, सिर्फ एसेट्स और ये कर। क्या कर लूँ, नहीं ना, डबल डॉट से मुझे फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, सिंगल डॉट मेरे लिए एक फाइल से बाहर निकलना होता था। तो सिंपल एक काम करते हैं ना यार, अभी हमारा ये कंसर्न थोड़ी है, हमें तो सिर्फ लोगो लगाना है ना। ठीक है, ब्रांड लोगो कुछ भी लगा देते हैं फिलहाल, इमेजेस। ठीक है भाई, ये उठा लेते हैं। मेन चीज़ ये थोड़ी है, मेन चीज़ ये है कि हम कंपोनेंट किस तरीके से बना पा रहे हैं वो देखना है हमें। ठीक है, इसको तो बाद में बैठ के आराम से कौन से सेट करते रहेंगे यार, ये सारी ज़िंदगी का काम है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लोगो, और फिर हाइट विथ इसकी सेट कर लेते हैं। मैंने कहा यार हाइट यहाँ से दे देता हूँ इसको तकरीबन 50 पिक्सल्स। 50 पिक्सल्स इसमें स्ट्रिंग्स में देना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको नई चीज़ें लगेंगी पर घबराना नहीं, जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी फ़िलहाल लिखते जाना। ठीक है भाई। ये लोगो आ गया, और फिर यू एल एल आई के अंदर मुझे कुछ डालना चाहिए था, और फिर मैं उसके अंदर भी जाके रख लेता हूँ। मैंने कहा यार होम, अबाउट, और फिर सर्विसेज। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्या है भाई, यूएल है, यूएल को टारगेट करूँगा, और यूएल को मैं क्या कर सकता हूँ भाई, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर। और कुछ भी मुझे अगर करना हो तो मैं बोलूँगा भाई साहब मेरे पास एक यूएल है, यूएल को आप क्या करो भाई, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, एक लाइन में आ गया। अगर आपने इसको आ, हाँ गैप दे सकते हैं, स्पेस इवनली हटाना पड़ेगा पर मुझे, स्पेस इवनली लगा सकते हैं, पर गैप अगर मैं बोलूँ 50 पिक्सल्स, फिर मुझे सेंटर, सही 50 पिक्सल्स में काफ़ी हो गया। इवनली हटाना पड़ेगा मेरे ख्याल से ना मुझे। हाँ, हटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इवनली अभी काम नहीं कर रहा, या तो गैप काम करेगा या जस्टिफाई कंटेंट इवनली काम करेगा। मैं बोलूँगा भाई इसके पास यूएल के अंदर एल आई है, एल आई का जो है ना, आप टेक्स्ट कलर क्या कर दो, वाइट कर दो, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो, फॉन्ट वेट बोल्ड। और फिर क्या, और भी बहुत कुछ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन किसका होता था, इसका होता था। नहीं, ये तो लिस्ट स्टाइल टाइप होता था ना, लिस्ट सर स्टाइल लिस्ट टाइप। स्टाइल टाइप होगा।
लेस स्टाइल टाइप था नन। ठीक है, तो ये भी नैव बार मेरा बन रहा है। जैसे हवर करें तो भाई क्या कर दो, कर्सर पॉइंटर कर दो। साइन अप का बटन आपने थोड़ा सा इसको सेट करना है, आप उसके हिसाब से भी कर लो। आपने कहा यार मेरे पास एक बटन भी होगा, ठीक है, बटन को क्या करो, पैडिंग दे दो चारों तरफ से। पैडिंग 2 कितनी? पिक्सल। 2 पिक्सल्स। कम नहीं रहेगी 2? 5 करके देखते हैं, 5 भी काफ़ी है। बैकग्राउंड कलर क्या दे दें भाई? ब्लू? ऐसा वाहियात कलर यूज़ करवा रहे हो। सही है, तो बैकग्राउंड मेरे ख्याल से वाइट ही सही था। खैर काफ़ी है, छोड़ो। ठीक है, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन। और क्या हो सकता है भाई? फॉन्ट वेट बोल्ड। सही है। कलर सर कलर। सही है, बॉर्डर रेडियस पकड़ा देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल्स। सही है, और कर्सर पॉइंटर। मुझे वाइट बटन सही लग रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में जो ना वो है, क्या कहते हैं अपना, ग्रीन है। ठीक है, क्योंकि ये एक सर्विसेज भी वाइट हो गई, काफ़ी है। ठीक है, और टेक्स्ट कलर जो है ना इसका क्या करते हैं, ग्रीन देते हैं। कलर ग्रीन ऊपर जो दिया ना वो वाला दे देते हैं, ये वाला कलर उठा के दे देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर। सही है भाई, तो ये टेक्स्ट कलर्स के पास आ जाएगा। जैसे ये तुम्हें कुछ और करना है वो भी तुम कर सकते हो। तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया और मैं इसको कहीं भी अब यूज़ कर सकता हूँ। मान लो यार तुम्हारे पास एक और पेज होता, तुम्हारे पास एक और पेज होता। अच्छा, वो फिर मुझे तुम्हें तुम्हें रिएक्ट डॉट डॉम बढ़ाना पड़ेगा, इस वजह से अभी मैं नहीं समझता कि यार हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ आया कि यार तुम अपनी सीएसएस कैसे लिख पा रहे हो, आप सीएसएस के अंदर तुम काम कर रहे हो, और फिर जो है किस तरीके से अपना वर्किंग को आगे बढ़ा रहे हो। मेन चीज़ क्या है, रिएक्ट की हेल्प से तुम क्या करते हो भाई, यूआई बनाते हो। जी भाई, कोई कुछ कह रहा है? कोई कोई नहीं, कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, तो तुमने देखा यार ऐप जेएसएक्स के अंदर तुमने किस तरीके से अपने कंपोनेंट कॉल किए और फिर उसको किस तरीके से यूज़ कर लिया। ठीक हो गया। तो दो तुम्हारे पास कार्ड आ गए, एक नावबार आ गया जो तुमने अभी अभी बैठ कर बनाया। हाँ मुझे पता है थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर थोड़ा सा हजम कर लेना। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा यार, नैव को जो है ना मार्जिन बॉटम भी थोड़ा सा मिल जाता था ना तो हो मज़ा ही आ जाता। सही है, तो 10 पिक्सल इसको भी पकड़ा देते हैं नैव के बीच से। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब हम वापस आते हैं जो हमारे पास टॉपिक थे। हमने देखा यार कंपोनेंट किस तरीके से बनाते हैं और उसकी रीयूजेबिलिटी किस तरीके से की जाती है। ठीक है भाई, और आगे बढ़ते हैं। जीएसएक्स क्या था भाई? जीएसएक्स कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो एक तरीका है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। हम जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल और सीएसएस को साथ लिख सकते हैं। जीएसएक्स क्या भाई, एक एक्सटेंशन है जो हमें अलाउ करता है किसको लिखना साथ, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट। अच्छा भाई, अब एक चीज़ ये समझ आ गई सर, हमने जीएसएक्स को भी समझ लिया, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है भाई। ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी भी देख ली, सही कंपोनेंट बना के, और भी बहुत कुछ करके देख लिया। स्टाइलिंग भी करके देख लिया। कौन सी स्टाइल करके देखी है? सीएसएस फाइल के अंदर स्टाइलिंग करके देखी। अच्छा, अब आते हैं स्टाइलिंग कौन सी वाली पर, इनलाइन पर। ठीक है, अगर ये काम मुझे इनलाइन सीएसएस में करना होता, मान लो यार मेरे पास एक कार्ड है और कार्ड को मुझे थोड़ा सा इनलाइन स्टाइल करना है, मतलब मेरे पास कोई क्लास नहीं है, मेरे पास कोई क्लास मौजूद नहीं है, और मुझे क्या करना है भाई, इस बार इनलाइन स्टाइल करना है। ठीक है, तो इनलाइन स्टाइल के लिए तुम क्या करते हो भाई, स्टाइल का कीवर्ड, स्टाइल का सॉरी एट्रीब्यूट, और फिर तुम्हारे पास इसके साथ ना कर्ली ब्रैकेट लगे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भाई? कर्ली ब्रैकेट लग के आ जाते हैं। तो तुम्हें इसके अंदर ना, देखो, स्टाइल के अंदर तुमने एक और कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, स्टाइल के अंदर तुमने एक और कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, जो क्या करेगा, इसका सिंटैक्स है, तुमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लिया, तुमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लिया, उसने कहा क्या, इक्वल एक, हमारे पास अगर देखा जाए ना, यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, एक स्ट्रिंग। तो हम एचटीएमएल में क्या करते थे, इस तरीके से लिख लेते थे। पर हमारे पास रिएक्ट के अंदर क्या तरीका है भाई इनलाइन सीएसएस करने का, कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर जैसे जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से हम करते थे ना स्टाइलिंग, जैसे कि बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस तो कैमिल केस में लिखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, कैमिल केस में लिखना पड़ेगा, और फिर तुम्हें यहाँ पर स्ट्रिंग में बताना पड़ेगा यार 20 पिक्सल। मतलब ये वही जावा स्क्रिप्ट वाला सिनेरियो आ गया कि यार तुमने जिस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में कैमिल केस लिखते थे और फिर स्ट्रिंग के अंदर प्रॉपर्टीज की वैल्यू देते थे। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे कार्ड को क्या करो, बॉर्डर रेडियस दे दो 20 पिक्सल, और फिर बैकग्राउंड कलर दे दो, तुम कोई सा ब्लैक दे दो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि यार मुझे जो है ना इस बार ब्लैक कलर अपने कार्ड को देना है, और मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो
कार्ड का जो कलर है ना, कौन सा टेक्स्ट कलर, तो इस बार वो क्या हो जाए भाई, वाइट हो जाए। आओ चेक करते हैं। मैंने इनलाइन सीएसएस करी और मैंने बोला कि यार आप जो है ना क्या करोगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करोगे, टेक्स्ट का कलर वाइट करोगे, और बॉर्डर रेडियस जो है ना आपने क्या कर लेना है, 20 पिक्सल्स कर लेना है। तो तुम देखो ये सारी स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई होकर आ गई। सिंपल क्या किया भाई, मैंने मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट लिया, उसके साथ मुझे खुद ही कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ मिला था, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक और कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और अपनी सारी स्टाइलिंग लिख दी। स्टाइलिंग लिखने का तरीकाकार क्या भाई, कैमल केस में, और जो इसकी वैल्यू है वो किस में जाएगी भाई, एक स्ट्रिंग के अंदर जाएगी। जी, कोई सवाल कर रहा है? फैव आइकन कैसे रिमूव करें, कहाँ से, HTML से? भाई सिंपल है यार, यहाँ पर देखो ये लगा हुआ होगा फैव आइकन, लिंक आइकन, इसको बंद कर दो, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ये गायब हो गया, सही है। ये वाली चीज़ समझ आ गई जो मैंने इनलाइन स्टाइलिंग बताया आपको? किस किस को समझ आ गई भाई, जरा हैंड रेस करके बता दे ताकि हम आगे बढ़ें। गुड हो गया भाई, ठीक है भाई। अच्छा भाई, इनलाइन स्टाइलिंग देख ली, सीएसएस फाइल के थ्रू स्टाइलिंग देख ली, और अगर हमें कोई कंडीशन बेस्ड स्टाइलिंग करनी होगी तो हम वो कैसे कर सकते हैं? याद है तुम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ रखा है? मैं जावास्क्रिप्ट में कितना चीख चीख के बोल रहा था कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है। तो अब देखो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर तुम्हारे काम आना शुरू होंगी, और वो इतना फ़ायदा कराएंगी तुम्हें, तुम जो है ना बोलोगे कि यार सर ये इतना आसान हो गया, मतलब जावास्क्रिप्ट मैं इधर ही लिख पा रहा हूँ और इसी की बेस पर स्टाइल भी कर पा रहा हूँ। मान लो मान लो कि यार तुम्हारे पास एक बटन है, ठीक है, मैं इसको नहीं छेड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ऐप JSX है, और ऐप JSX के अंदर मेरे पास एक बटन है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, बटन को भी ना एक कंपोनेंट बना सकता हूँ, और बटन को कंपोनेंट बनाने के बाद उसका भी यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा भाई, कहाँ पर आया बंदा, ये रहा। हाँ भैया, यान कुछ कह रहे हो? नहीं सर, वो अभी तक मुझे इसको समझ आ गया, एड्रेस कर लो तो क्या होगा। सही है, गुड हो गया। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि यार मैं यहाँ पर ना एक कंपोनेंट बना सकता हूँ, किसका, बटन का। जाहिर सी बात है यार, बटन अगर एक एप्लीकेशन में तुम्हें दिखाऊं तो उसके अंदर कितनी दफ़ा ये वाले बटन यूज़ हो रहा होगा, गेट इन टच, और अगर देखा जाए मोर अबाउट, है तो सेम चीज़, है तो सेम चीज़, पर यूज़ हो रहा होगा सेम वाला, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंपोनेंट बना के उसको रीयूज़ कर सकता हूँ। गुड हो गया, समझ आ रहा है। अच्छा, पर मेन चीज़ क्या है भाई, मेन चीज़ यही है कि यार हम जो है ना एक बटन बनाएं फिलहाल इनिशियल लेवल का, और बटन को क्या बोलते हैं, स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, स्टेटस बोल सकते हैं। और मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा यार, मैं जो है ना आपको कंडीशनल स्टाइलिंग करूँगा। क्या करूँगा भाई, कंडीशनल स्टाइलिंग। मैंने कहा है मेरे पास एक वेरिएबल है, कौन सा, लेट इज एक्टिव का, ठीक है। किसका भाई, इज एक्टिव का। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है भाई, फॉल्स है। क्या भाई, इज एक्टिव लें या स्टेटस, स्टेटस ले लेते हैं। इज एक्टिव भी काफ़ी होगा। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास एक वेरिएबल है इज एक्टिव का, और वो क्या है भाई, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। अगर अगर याद है हम टेम्पलेट लेटर्स का यूज़ करते थे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई, टेम्पलेट लेटर्स का यूज़ करेंगे, पर कैसे करेंगे? अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है ना, तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये बात दिमाग में याद रख लो कि तुम बगैर कर्ली ब्रैकेट लगाए जावास्क्रिप्ट इसमें नहीं लिख सकोगे। समझ आ रही है? तो तुमने सबसे पहले क्या लगाया भाई, कर्ली ब्रैकेट। फिर तुम्हें अपनी स्ट्रिंग के साथ जावास्क्रिप्ट को लिखना है, तो तुम क्या करते थे, टेम्पलेट लेटर्स लगाते थे। तुमने क्या बोला भाई, मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, डॉलर कर्ली ब्रैकेट। अगर इसके साथ साथ तुमने कोई अपनी क्लासेस देनी है, जैसे मैं बोलता हूँ कार्ड, तो तुम्हारी ये क्लास भी चलना शुरू हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि यार तुमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के लिए एक क्या कहते हैं, टेम्पलेट लेटर्स का यूज़ किया कि यार डॉलर और फिर कर्ली ब्रैकेट, तो उसके अंदर अगर तुम कुछ ना दोगे जावास्क्रिप्ट के लिए तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है यार, अगर इज़ एक्टिव मेरा क्या है, इज़ एक्टिव मेरा फॉल्स है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ यार, यहाँ पर स्टेटस भी ले सकता हूँ, स्टेटस ले लेते हैं। स्टेटस क्या भाई, पेंडिंग कर लेते हैं इसको। स्टेटस क्या भाई, पेंडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, अगर स्टेटस
पेंडिंग के बराबर है, ठीक है, स्टेटस अगर पेंडिंग है तो क्या कर दो, तो क्या कर दो साहब, क्या करो, स्टेटस अगर पेंडिंग के बराबर है तो हमें क्या करना चाहिए, कलर रेड करना चाहिए बैकग्राउंड पे, ऐसे ही है ना, तो ये कर सकते हैं। कौन आया है? बहुत जल्दी जल्दी लड़के आ रहे हैं भाई, जबकि क्लास का टाइम एंड होने वाला है। ठीक है, अगर मेरे पास स्टेटस पेंडिंग है तो क्या कर दो, अ, नहीं इस तरीके से नहीं होगा, ये इस तरीके से नहीं होगा। अगर हम क्या कर सकते हैं, स्टेटस हमारे पास अगर ट्रू है, अगर स्टेटस हमारे पास ट्रू है तो आप क्या करो भाई, बीजी रेड कर दो, क्या कर दो भाई, बैकग्राउंड रेड कर दो। अच्छा बैकग्राउंड रेड तो नहीं हो पाएगा, पर हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी दो क्लास बना के रख सकते हैं, कहाँ पर भाई, ऐप सी एस एस के अंदर। कहाँ पर रख सकते हैं भाई, मैं बोल सकता हूँ यार मेरे पास एक क्लास है बीजी रेड की, ठीक है, और ये क्या करता है भाई, बैकग्राउंड रेड कर देता है, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। और एक मेरे पास बीजी क्या है भाई, ग्रीन की। किसी का माइक खुला हुआ है, ज़रा सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, तो इसको ज़रा सा बंद कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। बैकग्राउंड एक ग्रीन है, ठीक है, तो मेरे पास बीजी रेड और बीजी ग्रीन की क्लासेस हैं और मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, अगर स्टेटस मौजूद है तो क्या करो, बीजी बीजी रेड, सही है, डॉट तो लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं क्लास नेम के अंदर ही काम कर रहा हूँ। वरना अगर स्टेटस नहीं है मतलब फॉल्स है तो क्या करो, अगर स्टेटस है तो क्या बोलो भाई, बीजी ग्रीन, बीजी ग्रीन, अगर फॉल्स है तो क्या बोलो भाई, बीजी रेड, ठीक है। तो अभी मेरे पास स्टेटस क्या है भाई, स्टेटस मेरे पास ट्रू है, तो जब ट्रू मिलेगा तो ये क्या करेगा, बीजी ग्रीन कर देगा, क्या कर देगा भाई, बीजी ग्रीन कर देगा। देखो, तो मेरे पास यहाँ पर बटन का बैकग्राउंड क्या आ गया भाई, ग्रीन आ गया। और अगर स्टेटस फॉल्स होता, अगर स्टेटस फॉल्स होता तो फिर मेरे पास इस बार क्या आ जाता, रेड आ जाता, क्या, मेरा बटन का बैकग्राउंड। समझ आया किस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ इस बार मल्टीपल चीज़ों में। हाँ भाई, किस किस को नहीं समझ आया वो ज़रा मुझे बताएं। सर मेरे को नहीं आया। नहीं आया, और किसको उसको नहीं आया ज़रा हैंड रेस करे। एक काम करते हैं, न्यू मीट बना लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, और हम क्या चलते हैं वापस इस तरफ चलते हैं। तो क्या भाई, कंडीशनल स्टाइलिंग है, हमने क्या बोला था यार, हम कंडीशनल स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास कोई कंडीशन होगी इसकी बेस पर करेंगे, ठीक है। कोई आया है, नहीं आया, ठीक है भाई। तो कंडीशन बेस हम क्या कर पा रहे थे भाई, स्टाइल कर पा रहे थे, कैसे कर पा रहे थे, हमारे पास कोई कंडीशन होगी तो कर पा रहे थे। मैंने क्या बोला यार, मेरे पास अगर स्टेटस फॉल्स है, अगर मेरे पास स्टेटस नहीं है तो क्या करो भाई, बीजी रेड दिखा दो। अगर स्टेटस मौजूद है तो क्या दिखाओ भाई, बीजी ग्रीन दिखाओ। पर ये सारा काम मैं किसके अंदर कर रहा हूँ भाई, क्लास के अंदर कर रहा हूँ, इसके अंदर कर पा रहा हूँ भाई, क्लास के अंदर। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ भाई, काम कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ भाई, इसको कमेंट करता हूँ और एक दफ़ा फिर से इसको इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास एक बटन होगा, यार एक मिनट देना, कॉल आ रही है। अच्छा भाई, मैं क्या बता रहा था कि यार हमारे पास एक बटन होगा और बटन के अंदर मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। मैंने कहा मेरे पास क्या लिखा हुआ है, स्टेटस लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है, मतलब आपकी मर्ज़ी है यार, कुछ भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यार, मेरे पास एक बटन होगा और उसमें जो है मैं चाहता हूँ यार कंडीशन बेस्ड जो है ना मैं स्टाइलिंग कर पाऊँ। तो कैसे करूँगा यार, सबसे पहले तो मुझे कोई क्लास लिखनी है, तो मुझे क्या चाहिए भाई, क्लास नेम चाहिए। HTML के अंदर हम क्या लिखते थे भाई, क्लास लिखते थे, पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, क्लास नेम। रिएक्ट के अंदर क्या लिखते हैं भाई, हम क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है। एक ही दफ़ा आ जाते हैं यार सारे, तो फिर सही रहता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, मेरे पास एक क्लास आ गई, और यहाँ पर अगर मुझे डायरेक्ट लिखना पड़ता तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी क्लास लिख सकता था, पर मुझे यहाँ पर मल्टीपल क्लास चाहिए और मुझे नहीं पता कि यार वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और वो कैसे चलेगी, कंडीशन बेस्ड चलेगी। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये समझनी है कि यार अगर तुम्हें जावा स्क्रिप्ट कहीं भी लिखना है तो तुम्हें कर्ली ब्रैकेट लगाने ज़रूरी हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट जब तुम लगा देते हो तो तुम्हें क्या करना है, इस बार अपनी स्ट्रिंग्स लिखना है अपनी, तुम्हारे पास मान लो कार्ड लिखना है, कार्ड पेरेंट है, ठीक है, इस तरीके की क्या है मल्टीपल क्लासेस हैं। पर इस बार अगर मान लो कि यार तुम्हें इसके साथ साथ जावा स्क्रिप्ट भी लिखनी थी, अगर तुम्हें जावा स्क्रिप्ट भी लिखनी थी तो तुम इस वाले स्ट्रिंग के अंदर इसको नहीं यूज़ कर सकते थे,
तुम्हें क्या करना पड़ता था, टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करना पड़ता था, सही है, ताकि तुम जावास्क्रिप्ट भी इसी के साथ साथ लिख सको। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट आ रही है और वो क्या भाई इज़ एक्टिव है, क्या भाई इज़ एक्टिव, ठीक है, इज़ एक्टिव नहीं सॉरी स्टेटस है, क्या भाई स्टेटस। टर्नरी ऑपरेटर था, क्या था भाई टर्नरी ऑपरेटर, थोड़ा सा समझा देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर ऐसी होती है स्पेलिंग टर्नरी की, खैर टर्नरी ऑपरेटर क्या है भाई, अगर कंडीशन ट्रू तो ये इफ चल जाए, एल्स वो चल जाए, ठीक है, मतलब इफ एंड एल्स का शॉर्टर वर्जन। यहाँ पर क्या आएगी भाई कंडीशन, ठीक है, अगर ट्रू हुई, अगर ट्रू है तो पहला वाला चल जाएगा, पहला वाला चलेगा। अगर फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो इस कॉलन के बाद जो होगा वो चलेगा, फॉल्स में चलेगा, समझ आई। कंडीशन अगर ट्रू हुई, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो पहला वाला चलेगा, फॉल्स में दूसरा वाला चलेगा, समझ आया। फिर से करते हैं इसका, थोड़ा सा आप सही वर्जन में सिंटैक्स लिखते हैं। मैंने कहा भाई स्टेटस है मेरे पास एक, अच्छा देखो जावास्क्रिप्ट है ना, नहीं लिख पा रहा मैं, स्टेटस है मेरे पास अगर, तो क्या बोलो बीजी रेड, वरना क्या कर दो भाई, बीजी ग्रीन, क्या कह रहे हो। सर हमने इसको ये तो बताया नहीं, अगर स्टेटस ट्रू के बराबर है तो रेड करना है, ग्रीन करना है, तो वो कैसे कर रहे हैं। वो भी मैच करेंगे, वो आगे देखेंगे बिल्कुल, बीजी ग्रीन और बीजी रेड, सही है। हाँ सब कुछ कर सकते हैं ना, मतलब एक चीज़ अगर हम समझ लेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बीजी ग्रीन आ गया और फिर बीजी रेड, अगर स्टेटस मौजूद है तो क्या हो भाई बीजी ग्रीन, अदरवाइज बीजी रेड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कंडीशन बनाई और मैं इसको कहाँ ले गया भाई, अपने क्लास में ले गया, अपनी कहाँ ले गया भाई क्लास में ले गया, और मैंने बोला भाई साहब आप जो है ना इसकी बेस पर चलोगे, स्टेटस अगर है, अगर स्टेटस मौजूद है मतलब स्टेटस का ट्रू होना ज़रूरी है, तो क्या करो भाई बीजी ग्रीन दिखा दो, अदरवाइज क्या दिखाओ बीजी रेड। आओ देखते हैं हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास स्टेटस जो है वो क्या होगा भाई फॉल्स होगा, जब फॉल्स है तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर क्या आ गया भाई रेड आ गया। अगर ग्रीन मुझे देखना होता तो मुझे अपने इस स्टेटस को क्या करना पड़ता भाई ट्रू करना पड़ता, मतलब कंडीशनल रेंडरिंग इस तरीके से की जाएगी, सही है भाई। तो इस तरीके से तुम्हारा काम बेहतरीन फर्स्ट क्लास चलने लग गया। अच्छा मैंने इनलाइन स्टाइलिंग की हुई है कहीं जो मुझे बहुत बुरी लग रही है, तो उसको ज़रा सा बंद कर देते हैं, कार्ड में की थी ना, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कार्ड ओपन करता हूँ और इस वाली स्टाइलिंग को हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको ना यहीं कमेंट कर देता हूँ ताकि हो सकता है अगर आपको यूज़ करना पड़े तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक हो गया। वैसे ये भी बहुत बुरा लग रहा है, सही है भाई, गुजारा करो यार, ठीक है। अच्छा भाई अब हमारे पास क्या रह गया है कि यार हमने जो है ना स्टाइलिंग देख ली, जीएसएक्स में किस तरीके से स्टाइल कर रहे हैं, इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं, सीएसएस फाइल के थ्रू स्टाइलिंग कर रहे हैं, कंडीशनल स्टाइलिंग कर पा रहे हैं। अब हमने देखना है यार हम अपने आ, याद है हम मैपिंग करते थे, रेंडर करते थे मल्टीपल चीज़ों को, सही है, मल्टीपल चीज़ों को हमें रेंडर करना पड़ता था। तो हमारे पास एफ जी एस एक्स का कंपोनेंट है, अगर मुझे ये मल्टीपल बार मल्टीपल टाइम मुझे क्या करना है भाई मैप करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ। सिंपल से स्टार्ट करेंगे, मैंने क्या बोला यार मेरे पास एक एरे है, मेरे पास एक एरे मौजूद है यहाँ पर किसका भाई यूज़र्स का, ठीक है, यूज़र्स का हो सकता है या फिर नंबर्स का हो सकता है, ठीक है। मैं मान लो नंबर्स का एक एरे ले रहा हूँ और उसके अंदर क्या रख रहा हूँ बहुत सारी 4 और 5 मैं क्या ले रहा हूँ एरे पे एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक हो गया। और मैं चाहता हूँ कि यार इस एलिमेंट इसकी नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो क्या हो जाएं प्रिंट हो जाएं कहाँ पर मेरी यूआई के अंदर, पर मुझे मैप के थ्रू करना है, मतलब रेंडर मैं करना चाहता हूँ अपनी लिस्ट को, रेंडरिंग करना चाहता हूँ क्या भाई अपनी लिस्ट। तो कैसे कर सकता हूँ भाई, मैं बोलूँगा भाई मेरे पास आप क्या करो एक यूएल बनाओ, यूएल के अंदर जो ना आप एक काम करना, आप जाओगे कर्ली ब्रैकेट क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, नंबर्स डॉट मैप करोगे, क्या करोगे भाई नंबर्स डॉट मैप। मैप क्या है भाई एक हायर ऑर्डर मेथड है, जब हायर ऑर्डर मेथड चलता है तो वो आपको एक आइटम ला के देता है, जब आइटम ला के देता है तो आप उसको कंसोल लॉग करके देख सकते हैं
ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, आप क्या करो भाई, एक कंसोल लॉग लगा के मुझे दिखाओ, वो क्या होगा भाई, मेरा आइटम होगा। जब आइटम को आप कंसोल करोगे तो आप कंसोल में जाके देख भी सकते हो। तो मेरे पास कितने 5 एलिमेंट आना शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो तुम ये देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। याद है मैंने क्लास के स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी कि यार तुम्हारे पास ना डबल रेंडर हो रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5, और नीचे भी ना 1 2 3 4 5। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यार ये डबल रेंडर कौन करता है, ज़रा कोई बताएगा मुझे कौन करता है डबल रेंडर। मेन डॉट जीरो से मेन JSX में एक चीज़ थी, वो क्या थी, ठीक स्ट्रिक मोड। सही है, तो अगर मैं स्ट्रिक मोड को हटा दूंगा तो मेरे पास से ये डबल रेंडर होना भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ इश्यू हुआ है, ठीक है भाई, तो ये डबल रेंडर होना भी अब ख़त्म हो चुका। क्लियर है। नंबर कहाँ पे भेजा आपने? नंबर एक एरे में बनाया है, नंबर का मैंने एक एरे बनाया है, और मैंने सिर्फ वो जो नंबर मुझे मिल रहे हैं मैंने उसको जो है ना कंसोल लॉग कर दिया। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैंने यूएल बनाया है, अब मैं लिस्ट को रेंडर करूँ, क्या करूँ भाई, लिस्ट को रेंडर करूँ। जब भी मैप चलेगा मुझे आइटम मिलेगा, आइटम को मैं क्या चाहता हूँ भाई, आइटम मेरा एल आई के अंदर शो किया जाए, एल आई के अंदर मेरा आइटम शो किया जाए। जब भी यहाँ पर काम होगा तो एल आई इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा ठीक है, तो मुझे जो है ना मैप के अंदर हमेशा क्या करना पड़ता था, रिटर्न करना पड़ता था। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, रिटर्न कर दो एल आई को। ठीक है, तो यूनिक की मांग रहा है मुझसे, अदरवाइज़ नहीं चल रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अच्छा एक चीज़ याद रखना कि यार आइटम तो मिल रहा है, आइटम तो मुझे मिल ही रहा है। यहाँ पर हसन भी हो सकता था, यहाँ पे अयान हो सकता था, यहाँ पर सुफियान हो सकता है, यहाँ पर कोई और भी हो सकता था। ठीक है, तो इसके साथ साथ ना मुझे क्या मिलता है, एक इंडेक्स भी मिलता है। साथ साथ मुझे क्या मिल रहा होता है भाई, एक इंडेक्स नंबर भी मिल रहा होता है। मैंने शायद बताया भी था आपको जब हम मैप पढ़ रहे थे। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स को भी रिसीव कर लूँगा, और इंडेक्स जब मैंने रिसीव किया तो मैं यहाँ पर एल आई को एज अ की पास करूँगा, इंडेक्स एल आई को की पास करूँगा, क्या भाई, इंडेक्स। अच्छा, इस इंडेक्स की पास करने का मकसद क्या है कि हर की ना एक अलग पहचान हो, हर की क्या हो भाई, एक अलग पहचान हो, और फिर उसके हिसाब से ये हमें मिलना शुरू हो जाए। इंडेक्स हमें कौन सी वैल्यू दे रहा होगा, इंडेक्स ये मतलब ये नंबर लेके आ रहा होगा ना कि यार कौन सा इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स ही बेस पर चल रहा होगा। अच्छा 0 1 2 सही है, हाँ ऐसे। अच्छा, ये मुझे कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा कि यार ये कहाँ प्रिंट किया है इसने, तो मैं एक तो काम करता नेम हूँ। लगा के देखिए। नहीं भाई, क्लास नेम लगाते हैं, इसके पीछे कार्ड वाली, कार्ड के पीछे कुछ ना कुछ हो रहा था। ठीक है, तो इसका टेक्स्ट कलर क्या होगा भाई, वाइट हो सकता है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा था मुझे। ठीक है, तो इसने क्या किया भाई, मुझे यहाँ पर प्रिंट करा दिया। क्लियर है भाई। कार्ड को क्या मैंने फ्लेक्स किया हुआ है, कार्ड को मैंने, आप CSS के अंदर चल के देखते हैं, फ्लेक्स किया हुआ है क्या, जो एक लाइन में हो गया ये, नहीं फ्लेक्स तो नहीं किया हुआ, तो ये एक लाइन में क्यों आया, तो क्या सर मसला हो आपने सकता एक ही है। एल आई पे लिखा है तो एक ही लाइन में आ गया। नहीं ना, एल आई अलग अलग क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, एल आई को बोलता हूँ कि भाई दोस्त आप ना इनलाइन स्टाइलिंग कर लो फटाफट से थोड़ी सी। और इनलाइन स्टाइलिंग क्या होगी, टेक्स्ट जो है ना आपका कलर जो है ना वाइट से जगह ब्लैक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ब्लैक में देखते हैं नज़र आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है। तो ये एक लाइन में क्यों आ रहा है भाई, क्या रीज़न हो सकता है, मैं अगर इसको बोलूँ, सर इसको स्टाइल टैब दे दें वर्टिकल। अब भी एक लाइन में आ रहा है, क्या मैंने पेरेंट को फ्लेक्स किया हुआ है क्या। ठीक है, मेन चीज़ तो समझ आ गई ना कि यार मैं किस तरीके से मैप कर सकता हूँ। तुम इसको क्या कर सकते हो भाई, यूएल को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम बना सकते हो। मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, स्टाइल और डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए भाई, कॉलम होनी चाहिए। अगर हो जाएगा तो गुड, हो गया हो गया। ठीक है, मतलब हमें ये सारी चीज़ें आती हैं यार, हम इसको बैठ के आराम से कौन से कर सकते हैं, हमारे पास आइडियाज़ हैं। मेन चीज़ क्या है यार, हम रिएक्ट के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं हम उसको समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब देखा जाए, मैंने तुम्हें एक फ़ेसबुक की एग्जांपल दी थी, फ़ेसबुक की एग्जांपल दी थी कि यार फ़ेसबुक क्या कर रहा होगा, फ़ेसबुक क्या कर रहा होगा, उसके पास ना इतना सारा डेटा आ रहा होगा। फ़ेसबुक के पास या तो तुम डमी डेटा बना सकते हो, क्योंकि ये तो स्टैटिक रहने वाली चीज़ है ना, फ़ेसबुक को भी पता है कि यार ये स्टैटिक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डमी डेटा बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके सारे फीचर्स हैं। तुम क्या कर सकते हो भाई, सारा डेटा ना यहाँ पर डमी बना के रख दिया। ठीक है, और फिर उसके ऊपर क्या कर दिया, लिस्ट को मैप कर दिया।
लिस्ट मैप करो, तुम अपना डिफ पे मैप करो, तुम अपने ये वाले कार्ड्स पे मैप कर सकते हो, जितने कार्ड्स तुम्हें बनाने हैं, जितना तुम्हारे पास डेटा है तुम उसके ऊपर मैप कर सकते हो और अपनी यूआई को दिखा सकते हो। ठीक है। और अगर इस वाले कंपोनेंट की बात की जाए तो इस पे भी तुम क्या कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ आइकन चेंज हो रहा है, बाकी यूआई बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो इस तरीके से तुम मल्टीपल काम कर लोगे। अच्छा, आगे क्या कहते हैं कि यार हम जो है ना, हमने रेंडरिंग लिस्ट देख लिया, अब हम क्या चाहते हैं कि हम कंडीशनल सर रेंडरिंग कर पाएँ। जी। सर मेरे में सवाल आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट में तो हम मल्टीपल इंडेक्स एचटीएमएल फाइल्स बना के अलग अलग पेजेस बनाते थे। अब इसमें सिंगल एचटीएमएल फाइल है और मिसाल के तौर पर आपने लिंक्स लगाए, हुँ। तो अगर बटन पे पेज पे रीडायरेक्ट होना तो फिर वो कैसे? हम वो रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ करेंगे, हमारे कोर्स के आउटलाइन के अंदर भी है। वो क्या करता है देखो, याद है हमने विंडोज़ डॉट लोकेशन पढ़ा था, ठीक है? तो उसके अंदर एक पाथ नेम की कोई चीज़ थी, तो वो पाथ नेम फारिग तो नहीं थी ना, बिल्कुल गैर ज़रूरी तो नहीं थी ना, वो भी कोई ना कोई काम की चीज़ थी। तो हम यहाँ पर ना पाथ नेम से खेलते हैं, मतलब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो होगा ही होगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो होगा मान लो, ठीक है? पर उसके आगे क्या होगा, प्रोफाइल हो सकता है, उसके आगे क्या हो सकता है भाई, सुफियान हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। एक हाँ, ही पेज के अंदर मल्टीपल वो पेजेस देख रहे हैं। बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ गए, गुड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई। अच्छा, अब क्या भाई, हमने सिर्फ क्या चीज़ देखनी है भाई, दो चीज़ें देखनी है, और वो क्या है भाई, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है? और रिएक्ट फ्रेगमेंट का मैं आपको ना और भी बताऊंगा कि क्यों यूज़ करते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग हम किसकी बेस पे कर सकते हैं भाई, इफ एल्स की बेस पे कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। जी। सर वो आपने बताया नहीं कि अगर बिल्कुल एक हमारे पास बटन का कंपोनेंट है तो 3-4 जगह यूज़ होता है, तो उसका टैग्स अलग-अलग है। जैसे इसमें लॉगिन देगा तो उसका अलग क्या है? ये आ रहा है ना, इसके बाद आ रहा है प्रॉप्स डीस्ट्रक्चरिंग आ रहा है ना, तो प्रॉप्स भेजूंगा तो मैं आपको निकालना भी बता दूंगा, ठीक है? भेजना भी बता दूंगा, निकालना भी बता दूंगा। अभी आ रहा है आगे, स्टेप बाय स्टेप चलता है, ताकि सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ आ जाए। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है कि यार, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, और वो ये है, सबसे पहले तो इसको बंद करते हैं। नहीं, इसकी बेस पर तो हमारी फाइल चल रही है, नहीं चल रही, ठीक है? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और और कुछ बंद करना है, हाँ इसको भी बंद करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है भाई? अच्छा, इसके अलावा क्या भाई, हमारे पास कंडीशनल रेंडरिंग है। कंडीशनल रेंडरिंग से मुराद क्या है कि यार, तुम्हारे पास एक H1 टैग है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम आइडिया अच्छा लगा सकते हो। तुम्हारे पास एक H1 टैग है, तुमने कहा तुमने कहा कि यार, अच्छा पहले इफ एन एल्स वाला था, इफ एन एल्स वाला भी कर लेंगे। तुमने क्या बोला यार, जावास्क्रिप्ट लिखनी है, कर्ली ब्रैकेट लगाया, सही है? स्टेटस अगर है, अगर स्टेटस अगर है, तो आप क्या करना, स्टेटस कहाँ चला गया, स्टेटस ट्रू है ना, अगर स्टेटस मौजूद है तो आप क्या करोगे भाई साहब, आप करोगे इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, अगर स्टेटस मौजूद है, ठीक है भाई, अगर स्टेटस मौजूद है तो आप क्या करो, मुझे जो है ना थोड़ी सी यूआई नहीं, उसके हिसाब से जो है ना आप क्या कर दो, यूज़र H1 की इनर एचटीएमएल है, ठीक है? अदरवाइज़ आप क्या बोल दो, यूज़र नहीं है, यूज़र नहीं है, ठीक है? तो H1 की जो इनर एचटीएमएल है ना, H1 के जो अंदर का टेक्स्ट है, वो इस बार कौन डिसाइड कर रहा है भाई, वो इस बार कौन डिसाइड कर रहा है, आपकी कंडीशनल रेंडरिंग, किसकी हेल्प से, टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से, टर्नरी ऑपरेटर की। H1 के अंदर मैंने एक कंडीशन बनाई, मैंने कहा दोस्त, आप क्या करोगे, स्टेटस जाके चेक करोगे, अगर यूज़र, अगर स्टेटस मौजूद है, स्टेटस का क्या होना ज़रूरी है भाई, इस बार ट्रू होना ज़रूरी है, अगर ट्रू है तो क्या बोलो भाई, यूज़र है, अगर स्टेटस फॉल्स पड़ा हुआ है तो आप क्या बोलोगे भाई, यूज़र नहीं है। तो अभी के केस में मेरे पास क्या पड़ा हुआ भाई, स्टेटस क्या पड़ा हुआ भाई, ट्रू, स्टेटस क्या है भाई, ट्रू है, तो इसका क्या मतलब है, क्या नज़र आना चाहिए भाई, यूज़र है मौजूद होना चाहिए, किसके अंदर, H1 के अंदर। ठीक है, आओ चल के देखते हैं कि यार मुझे आउटपुट क्या मिला, क्या मिल रहा भाई, यूज़र है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? अगर ये नहीं होता तो फिर एल्स चल जाता, ठीक है? तो ये इस तरीके से तुम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और कि यार तुम अगर इफ़ एंड एल्स का यूज़ करना चाहते हो, तुमने कहा यार
अगर मैं स्टेटस पे ही खेलूंगा क्योंकि तुम कंडीशन यार अभी कुछ भी बना सकते हो, और क्योंकि हम सारी जो है ना जावास्क्रिप्ट में यही करते आ रहे हैं, कितनी कंडीशंस बनाई है। अभी मेन चीज़ क्या है, हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि यार किस तरीके से काम कर रहा है। कंडीशन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनती रहती है। अगर स्टेटस है तो आप क्या करो भाई, रिटर्न कर दो एक H1। क्या कर दो भाई, एक H1 रिटर्न कर दो, और H1 के अंदर क्या बोलो, हेलो यूज़र, हेलो यूज़र। तो ये यहाँ से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अच्छा क्या प्रॉब्लम आई है, देखो कंडीशन बेस इसने क्या किया, इफ एंड एल्स के हिसाब से क्या कर दिया, रेंडर कर दिया और रिटर्न भी कर दिया। ठीक है, तो अगर स्टेटस है तो उसके हिसाब से इसने क्या किया भाई, हेलो यूज़र। बाकी इसने रिटर्न कर दिया, मतलब यहाँ से वापस निकल जाओ। इस ये कब हो सकता है, अगर अगर यूज़र नहीं है, अच्छा, अगर मतलब आपने ऊपर चला दिया। सही। हाँ, मैं क्या कह सकता हूँ, ये कब यूज़ हो सकता है, स्टेटस जब फॉल्स हो, जब फॉल्स हो तो आप क्या बोलो, प्लीज़ लॉगिन। क्या बोलो भाई, प्लीज़ लॉगिन। या मतलब क्या हो सकता है, इज़ लॉगिन यूज़र, इज़ लॉग्ड इन यूज़र। मतलब देखो इस तरीके से आप क्या कर या सकते हो। फिर वो लॉगिन वाली यूआई लगा दी। हाँ, इज़ लॉग्ड इन क्या है भाई, यूज़र फॉल्स है तो आप क्या बोलो भाई, इज़ लॉग्ड इन यूज़र। क्या भाई, अगर फॉल्स है तो उसको क्या करो, फटाफट ट्रू में कन्वर्ट करो, और फिर क्या बोलो भाई, प्लीज़ लॉग इन। और या फिर आप ये भी कर सकते हो कि यार आप जो है उसको अपने लॉगिन के पेज पर रीडायरेक्ट करा दो। ठीक है, तो ये इफ एंड एल्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कंडीशन बेस्ड कंडीशनल बेस्ड रेंडरिंग कर सकते हो। ठीक है, रेंडरिंग में बार बार बोल रहा हूँ, रेंडरिंग क्या है भाई, ये जो आप रिएक्ट के अंदर जो चीज़ शो कर रहे हो ना, वो रेंडरिंग है। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया यार, हमारा एफ एनालिसिस देख लिया, हमने क्या देख लिया भाई, एफ की बेस पर देख लिया। अगर एफ नहीं है, अगर एफ नहीं है तो क्या करो, अगर एफ नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, टर्नरी का भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ तुम यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। यार मैं जो है ना कुछ इस तरह से एक पैराग्राफ रिटर्न करना चाहता हूँ जिसमें कुछ भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ है बेकार सा। ठीक है, तो ये काम ये कर दे, सही है। या फिर हम इसको एल्स में ले सकते हैं, जो ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने कहा यार यहाँ पर क्या कर दो, एल्स, एल्स के अंदर ये चीज़ रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर यूज़र ट्रू है, मतलब यूज़र इस बार क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो मतलब ये यहाँ पर ट्रू मिला, और ट्रू ने इसको क्या कर दिया, फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। फॉल्स जब हो गई तो क्या बोल रहा है, पैराग्राफ है बेकार सा। ठीक है, तो नीचे वाला कोड तो थोड़ा सा ब्लंडर कर रहा है मुझे, पर हम थोड़ा सा देख के ही कंडीशन को बनाते हैं। ठीक है भाई, इफ एनालिसिस की हेल्प से तुम इस तरीके से काम कर सकते हो। हाँ, ज़्यादा यूज़ केस तुम्हें तब समझ आएगा जब हम कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे होंगे ना, हम बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि यार एक कोई अच्छी सी प्रोजेक्ट बनाएं और उसके ऊपर ये सारा काम करके देखें। भाइयों यहाँ तक क्लियर है सबको, तो बताओ। यस सर। जिस जिसको क्लियर हो गया ज़रा हैंड रेस कर दे, फिर आगे बढ़ेंगे। भाइयों हैंड रेस कर दो भाई, इतना टाइम थोड़ी है। अरे आप दूसरी क्लास में बैठे हुए हैं। हैं, कौन सी क्लास है भाई ये, हाँ सर, आप ये दूसरी वाली क्लास में मीट बैठे। दूसरी है। तो मैं कौन सी में हूँ। ये पहले वाली मीट है, तो नहीं बनाई है आपने। नहीं भाई यही है यार, क्या हो गया। वो अच्छा, रही। तो हैंड रेस किया तो है, देखो। हेलो। हाँ, मैंने भी किया हुआ। खैर भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो समझ आ गया ना कुल मिला के। यस सर, आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया, गुड है। अच्छा बस एक आखिरी चीज़ रहती है हमारी, और फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे। एंड वाली चीज़ है इसके अंदर, और कंडीशनल लर्निंग के अंदर ना एंड बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता था कि यार अगर ये एंड होता है, अगर ये एंड होता है तो मतलब क्या है भाई, ज़रूरी चाहिए। एंड ऑपरेटर क्या बोलता था भाई, ज़रूरी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या मतलब, एरर। अगर नहीं है तो भाई फिर एरर। हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं भाई, हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं बोलूँ यार मेरे पास नंबर्स का एरे होना चाहिए, तभी क्या करोगे, नंबर्स का एरे मेरे पास मौजूद होना चाहिए तभी ये चलाओगे। अगर नहीं है, अगर नंबर्स का एरे मेरे पास मौजूद नहीं है तो क्या मिलेगा भाई, नीचे एरर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई,
एरर मिलेगा। जब एरर एरर मिला तो फिर मेरा कोड भी फट गया। जब एरर मिला तो मेरा कोड फट चुका होगा। देखो ये फट गया। बढ़ गया। सही कह रहा है, नंबर इज नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर हमने इसको क्या बोला, एंड ऑपरेटर, कि भाई ये हर हाल में चाहिए ही चाहिए। समझ आ रही है? तो अगर नंबर नहीं होगा तो सर फिर इससे हम प्रॉब्लम। ये भी कर सकते हैं कि मतलब एक आध अगर कोई छोटा मोटा एरर आ जाए तो उससे हमारी पूरी यूआई ना फट जाए। ट्राई कैच में काम करते हैं फिर हम आगे। पर यूआई के लिए ना तुमने वही वाली बात है कि यार देखने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस के क्या, किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई, और डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे और हमने किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, एंड ऑपरेटर का क्या मतलब है भाई, ये होना ही चाहिए, अदरवाइज ये आगे नहीं चलेगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर इसको नंबर नहीं मिला तो इसने क्या बोल दिया था भाई, नंबर इज नॉट डिफाइंड, वो आगे गया ही नहीं। उसने मैप का आपको एरर दिया ही नहीं, उसने आपको यहीं पे एरर दे दिया था लाइन नंबर 38 पर। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ भाई, हो सकता है थोड़ी तो सी। ये क्या वैसे यार पूरी वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है हरकत है तो। हाँ ना, तो होगी ना, क्योंकि ये ऑपरेटर ही ऐसा है, ये ऑपरेटर ही ऐसा है। तुम यहाँ पर अगर बोल दो कि यार नंबर्स डॉट मैप, अगर नंबर नहीं है तो फिर एरर नहीं आए, तो इस तरीके से तो तुम कर सकते हो ना। नल, ये कौन सा ऑपरेटर था, नलिश ऑपरेटर था, क्या था, नाम याद नहीं है। ठीक है, नंबर्स अगर है तो ही आगे बढ़ेगा, अदरवाइज एरर। क्लियर है भाई? तुम यहाँ पर क्लियर इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि यार नंबर अगर है तो आगे बढ़ो, वरना नहीं बढ़ो। अगर नंबर नहीं होगा तो यहीं पर एरर मिल जाएगा। क्लियर है? हमने एंड ऑपरेटर देख लिया, हमने टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से काम कर लिया, हमने इफ एंड एल्स की हेल्प से काम कर लिया, और क्या काम किया भाई, कंडीशनल रेंडरिंग करा के देख ली। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ प्रॉप्स भेजेंगे और उसको डीस्ट्रक्चर करेंगे। हम कुछ प्रॉप्स भेजेंगे और फिर हम उसको डीस्ट्रक्चर करेंगे। अब अयान वाली बात, सर हमारे पास ये जो कार्ड है, ये जो हमारे पास कार्ड है, इसके अंदर डेटा हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है। तो हम जब फंक्शन को कॉल करते थे तो हम फंक्शन के अंदर क्या भेज देते थे भाई, आर्गुमेंट भेज देते थे। मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को इस तरीके से लिख रहा हूँ, मेरे पास एक कार्ड का फंक्शन है, और यहाँ से मैं क्या भेजूंगा, एक आर्गुमेंट भेजूंगा। सबसे पहले क्या होगा भाई, टाइटल होगा, मैं क्या बोलूँगा भाई, हसन। दूसरी चीज़ क्या है भाई, डिस्क्रिप्शन है ये। हाँ वो तो अलग डाला हुआ है ना अपन को। हाँ मतलब कुछ भी भेज सकता हूँ ना, मतलब तुम समझ रहे हो। तो हम कंपोनेंट को क्या भेजते थे भाई, कंपोनेंट को हम आर्गुमेंट भेजते थे। तो यहाँ पर हम क्या भेजते हैं, रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स भेजते हैं। क्या भेजते हैं भाई, ठीक है, प्रॉप्स भेजते हैं। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई मेरा यहाँ से एक टाइटल जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है भाई, एक टाइटल। किस तरीके से दिया भाई, टाइटल, और फिर कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर मेरा एक टाइटल होगा, टाइटल नहीं होगा, मान लो यूज़र होगा, यूज़र नेम होगा ना, यूज़र नेम रखा हुआ है, यूज़र नेम। और उसमें क्या आएगा भाई, अयान फ़हीम आएगा। ठीक है भाई, अयान फ़हीम आ गया। और दूसरी चीज़ क्या भेज सकता हूँ भाई, यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन भी भेज सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या बोलूँ भाई, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या बोल सकता हूँ भाई, ये अयान की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। मैं यहाँ पर दूसरे वाले के अंदर भी प्रॉप भेज सकता हूँ, और इस बार दूसरा भेजूंगा। मैं यहाँ पर उज़ैर को लूँगा, उज़ैर, आसिफ, और फिर मतलब हर एक में अलग अलग प्रिंटर से अच्छा ये नहीं कि हम एक ऑब्जेक्ट बना लें और ऑब्जेक्ट से जो है ना डेटा रेंडर करा दें। हाँ कर सकते हैं, आगे और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी जो तुम्हें और आसान कर देगी। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने ना सिर्फ ये 9 टॉपिक पढ़े हैं। 9 टॉपिक के अंदर भी अगर देखा जाए तो हमने बहुत कम चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक। आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। आज तुम क्या करना, अपनी, हमारा जो रिएक्ट का जो कोर्स का हमारा मॉड्यूल है ना, उसके जाके टॉपिक्स देखना, तो तुम्हें पता चलेगा यार काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी अभी बाकी हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई साहब, मैंने बोला मैं बोलता हूँ कि यार प्रॉप्स डीस्ट्रक्चरिंग मैं सीख रहा हूँ। डीस्ट्रक्चरिंग हमें ऑलरेडी आता है, कर्ली ब्रैकेट वाली चीज़ होगी कोई, और फिर उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। अच्छा सर, अभी तक डेटा चेंज नहीं हुआ, अभी तक डेटा सर चेंज नहीं हुआ, तो भाई डेटा कैसे चेंज होगा जब तक आपने उसको अपडेट नहीं किया। आपने यहाँ कार्ड में से कुछ डेटा भेजा, जब आपने कार्ड का कंपोनेंट कॉल किया तो आपने यहाँ से बोला कि यार ये यूज़र नेम लेके जाओ, ये डिस्क्रिप्शन लेके जाओ। जब भी हर कंपोनेंट कॉल हो रहा है तो वो अपने साथ क्या लेके जा रहा है भाई, डेटा लेके जा रहा है, और अलग अलग डेटा लेके जा रहा है। यूजर नेम के अंदर क्या लेके जा रहा है भाई, उज़ैर आसिफ। डिस्क्रिप्शन में क्या लेके जा रहा है भाई, ये उज़ैर आसिफ की डिस्क्रिप्शन है। ओके, समझ आ गया।
अब जब ये कार्ड कॉल हो रहा था, आप इसके मेन जहाँ पर फंक्शन कॉल होता है, जहाँ फंक्शन बना हुआ होता है, जब फंक्शन कॉल होता है आर्गुमेंट कहाँ पर मिलते हैं, उसके पैरामीटर्स में। मैंने कहा भाई मैं यहाँ से अपना फंक्शन कॉल करूँगा कहाँ पर, ऐप JSX के अंदर, और मेरा फंक्शन बना हुआ कहाँ है भाई, कार्ड JSX के अंदर, और कार्ड JSX के अंदर वो मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर रिसीव करूँगा भाई क्या, प्रॉप्स। क्या रिसीव करूँगा भाई, प्रॉप्स। और फिर यहाँ क्या कर सकते हैं भाई, आप कंसोल लॉग कर सकते हैं, और आप सिंपल कंसोल लॉग करके प्रॉप को शो कर लो। ठीक है, अब प्रॉप्स लाइन नंबर 4 पर मुझे मिल रहा है। एग्जैक्टली पर टॉपिक चेंज है, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर वाला ही सीन है, पर टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, मुझे इस बार दो आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं, मतलब दो प्रॉप्स मिल रहे हैं, और वो प्रॉप पूरा क्या भाई, एक ऑब्जेक्ट है। प्रॉप मेरे पास पूरा क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। गौर से देखो क्या आ रहा है भाई, मेरे पास एक प्रॉप ऑब्जेक्ट आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। अगर तुम्हें प्रॉप डॉट करके वैल्यू यूज़ करनी है तो तुम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तुमने कहा यार जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बताऊंगा प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम। ठीक है भाई, और दूसरी चीज़ क्या आती है भाई हमारे पास, प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है भाई, प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमारे पास चल जाएगा। अयान फ़हीम आ गया, ये अयान के डिस्क्रिप्शन है। उज़ैर आसिफ आ गया, ये उज़ैर आसिफ की डिस्क्रिप्शन है। तो हमने यहाँ से प्रॉप्स पास किए, प्रॉप्स को रिसीव किया, और फिर हमने डेटा शो कर लिया। सही है, तो हमने प्रॉप कहाँ से पास किया, जहाँ पर फंक्शन हमारा कॉल किया जा रहा है, जहाँ पर मेरा फंक्शन कॉल किया जा रहा है वहाँ से मैंने प्रॉप्स पास किए, और प्रॉप्स मैंने कहाँ रिसीव किया, जहाँ फंक्शन इसका था, और फिर मैं प्रॉप्स डॉट करके वैल्यू का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ और इस वाले को बंद कर रहा हूँ, और डी स्ट्रक्चर नीचे कोड कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉप्स डी स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, प्रॉप्स डी स्ट्रक्चरिंग। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, और मैं इसको यहीं पर क्या कर सकता हूँ, डी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा भाई साहब मुझे डायरेक्ट यूज़र नेम दे दो, और डायरेक्ट क्या दे दो, डिस्क्रिप्शन भी दे दो, क्योंकि ये वहाँ से आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर प्रॉप का यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो मुझे स्टिल मेरी वैल्यूज़ मिलती हुई नज़र आएंगी। अच्छा, प्रॉप मेरे पास कुछ होगा नहीं, तो इसलिए मेरे को एरर भी आ सकता है, मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार मेरे पास क्या मिला भाई, मुझे उज़ैर आसिफ, अयान फ़हीम, ये अयान के डिस्क्रिप्शन है, ये उज़ैर आसिफ की डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरीके से मैं प्रॉप को डी स्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ। समझ आया? तो कहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, 2 दफ़ा दिख रहा है। तो दो कंपोनेंट कॉल हुए ना, एक पहला वाला और दूसरा वाला। पहला वाला अलग है, दूसरा अलग है। तो दो, नहीं नहीं नहीं, एक फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है 4 नंबर लाइन पे, और फिर एक और दफ़ा कॉल हो रहा है। मतलब देखो समझो, लाइन नंबर, देखो देखो मेरे पास, अच्छा सही है। मेन चीज़ क्या है, फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 4 पर प्रॉप को मैंने कंसोल किया हुआ है। फंक्शन कॉल कितनी दफ़ा हो रहा है, 2 दफ़ा हो रहा है। जितनी दफ़ा कॉल होगा उतनी दफ़ा मुझे कंसोल चलता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो रहेगा किसका भाई, रिएक्ट का। ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी हैं। एक मैं स्क्रीनशॉट खींच के आपको शेयर कर देता हूँ। अबे एरोप्लेन रूट पर लग गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको ये भेज देता हूँ कि यार आज की क्लास के अंदर अंदर क्या क्या पढ़ लिया है, ताकि आप इसकी फटाफट से प्रैक्टिस कर लो। अब भाई रिएक्ट फ्रैगमेंट भी बता देता हूँ फिर, वैसे ऑलरेडी कर लिया हमने रिएक्ट फ्रैगमेंट, पर मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है भाई, तो ये कुछ चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं, ग्रुप में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अ,
सर रिएक्ट फ्रैगमेंट के बारे में बता देता हूँ। मेन चीज़ क्या है भाई, हम रिएक्ट फ्रैगमेंट जो है ना मल्टीपल डिव्स से बचने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इस सारे कोड को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और फिर जो है ना नए तरीके से काम करते हैं। मैंने क्या बोला भाई, RAFCE और मुझे एक कंपोनेंट बना के दे देगा। ठीक हो गया। मैं बोलता हूँ कि दोस्त आप एक काम करोगे, आप यहाँ पर डिव बना रहे हो, आप यहाँ पर एक डिव बना रहे हो, आप इसके अंदर एक 2 डिव और बनाओ। ठीक है भाई, एक हो गया 1 का, एक हो गया भाई 2 का। ठीक हो गया। अगर देखा जाए तो रूट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1 2 सही है। वहाँ पर लोड होने में मेरे ख्याल से टाइम लगा रहा होगा, मैं रीलोड कर देता हूँ। 1 2 आ गया, सही है भाई। मैं यहाँ से इसको बड़ा भी कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर नज़र आना शुरू हो। सही है, थोड़ा सा इग्नोर करना, जो 1 2 UI को इग्नोर करना, मेन चीज़ एलिमेंट वाले हिस्से में देखना। मेन चीज़ क्या है भाई, हमारे पास रूट है। रूट क्या है भाई, एक आईडी है जिसके अंदर सारा काम किया जा रहा है, जिसके अंदर सारा काम किया जा रहा है। मतलब ये जो डिव है ना, ये जो मेन डिव है जो रूट का है, उसके अंदर एक डिव है और उसके बाद 2 डिव है। उसके अंदर एक डिव है और उसके बाद 2 डिव है। हम फ्रैगमेंट क्यों यूज़ करते हैं कि यार हम जो ना एक एम्प्टी टैग ले लें। हम क्या ले लें भाई, एक एम्प्टी टैग ले लें और जो काम क्या करेगा, एक एलिमेंट का ही करेगा, जो एक एलिमेंट का ही काम करेगा। यार ज़रा माइक बंद कर दो जिसका भी चल रहा है रोड। ठीक है भाई, तो मैं क्या बता रहा था कि यार तुम्हारे पास तुम्हारा एलिमेंट होगा, तुम्हारे पास एक डिव मेन आईडी होगी जिसके अंदर तुम्हारी क्या होती है, सारी HTML होती है। सही है। और अब अगर तुम देखो तो मैंने क्या किया, सिंपल उस डिव की जगह एक फ्रैगमेंट यूज़ किया। वो फ्रैगमेंट का नाम क्या बताया था मैंने तुम्हें, रिएक्ट फ्रैगमेंट। क्या बताया था भाई, रिएक्ट फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट होता है, मिनट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो ये रिएक्ट फ्रैगमेंट है, ये क्या करता है, एम्प्टी टैग का काम करता है। मतलब ये अपने ऊपर एक पैरेंट को मतलब ये अपने ऊपर ना एक डिव को नहीं बनाने दे रहा। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर देखो, मैंने एम्प्टी टैग डाला, डिव के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड है डिव 1 और डिव 2। डायरेक्ट चाइल्ड है किसका, रूट का। किसका चाइल्ड है भाई, डायरेक्ट रूट का। तो ये हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो मतलब एक्स्ट्रा डिव से बचने के लिए तुम क्या करते हो भाई, रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करते हो। मतलब अगर तुम यहाँ पर डिव बना दोगे तो इसका एक पेरेंट हो जाएगा, डिव 1 डिव 2 का एक पेरेंट हो गया, एक मेन डिव, और उसके बाद जहाँ पर ये कॉल हो रहा है मेन JSX के अंदर, वहाँ पर भी एक आईडी है रूट की और उसके हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है भाई, ये यहीं तक रखते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ